मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव है आज की क्लास का वो ये समझाना कि गैप है दो चीजों में, नॉलेज इज डिफरेंट और आंसर राइटिंग इज डिफरेंट। तो आंसर राइटिंग लाने के लिए जो जो चाहिए वो आपको करना पड़ेगा। मैं जो आपको कह रहा था कि पिट्स चैलेंज करके बताऊंगा मैं आपको कि भाई एक किसी नीति में प्रॉब्लम होगा, एक किसी कानून में प्रॉब्लम होगा। ये जो उदाहरण निकल के आ रहा है, ये उदाहरण निकालने के लिए आपको कुछ केस स्टडी चाहिए होंगी कि बुलंदशहर के अंदर जितने भी लेटर डीएम को जाते हैं वो सारे डीएम का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना हुआ है। तो जब आप वन पेजर अपने नोट्स बनाओगे तो ये चाहिए होगा मुझे, क्योंकि अभी से आपको पता नहीं है कौन से वर्ड जरूरी हैं। और जब इस वन पेजर में मैं बताऊंगा कि भाई थोड़ा इवोल्यूशन डालो, थोड़ा कीवर्ड डालो, पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब पीसीएस में आपको लिखने पड़ता है 32 से 50 वर्ड 3 घंटे में, यूपीएससी में वही बच्चा 4000 वर्ड लिख रहा है। तो इसका मतलब फर्क तो सोच का है, बस लिखने वाला वही है। ऐसा कोई है जिसने इससे पहले पीसीएस कभी नहीं दिया? पीसीएस दिया ही ना हो? यूपी का पीसीएस एक ही बच्चा है, बस 2 बच्चे हैं, पहले कभी नहीं दिया। मतलब जो क्लास होगी वो रफ पहले ये समझाता हूं बैच कैसे चलने वाला है, उसका शेड्यूल वगैरह आपको मिला होगा, बट रफली एक टॉपिक पहले पढ़ाया जाता है। तो मानो आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, स्वयं सहायता समूह क्या होता है, स्वयं सहायता समूह के लाभ क्या हैं, स्वयं सहायता समूह की चुनौतियां क्या हैं, आगे की राह क्या है। तो एक टॉपिक हो गया हमारा स्वयं सहायता समूह। वैसे ही अपन ने एक पढ़ लिया नागरिक चार्टर क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो नागरिक चार्टर होता क्या है, अगर एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नागरिक चार्टर बनाना है तो क्या क्या उद्देश्य होने चाहिए, नागरिक चार्टर की चुनौतियां क्या हैं, भारत में इवॉल्व कैसे आया था, कब आया था, और नागरिक चार्टर कैसे एक कारक हो सकता है सुशासन का। तो ये 2 टॉपिक जोड़ दिए अपन ने। तो पहले एक सिंगल टॉपिक आता है, जैसे स्वयं सहायता समूह है क्या, उसके लाभ क्या हैं, उसकी चुनौतियां क्या हैं, आगे की राह क्या है। वैसे ही नागरिक चार्टर एक टॉपिक है, नागरिक चार्टर है क्या, देश में कब आया था, उसकी चुनौतियां क्या हैं, उसके लाभ क्या हैं। वैसे ही कोई दबाव समूह आ गया, मैं सिर्फ सुशासन से रिलेटेड टॉपिक सभी डिस्कस कर रहा हूं। तो दबाव समूह है क्या, दबाव समूह की लाभ क्या है, उसकी चुनौतियां क्या हैं। ये तो हो गया नॉर्मल पढ़ाई करना, जो मुझे लगता है कि हम सबसे पहले जल्दी जल्दी ये निपटा देंगे। ये मैंने एक टॉपिक निपटा दिया, आप में से कुछ पढ़ के आए होंगे पहले, कुछ को अपन नया पढ़ा देंगे। ये सब जो पढ़ाने का काम है वो है मींस बूस्टर सीरीज का, जो 2 पन्ने का प्रिंट आउट मिला है ना आपको, जो कुछ ऐसा सा दिखता होगा ये। तो इस तरीके से आप नॉर्मल पढ़ोगे कि स्वयं सहायता समूह होता क्या है, तो उससे रिलेटेड 2-3-4 कीवर्ड अपन ने पढ़ लिए, देख लिए। फिर स्वयं सहायता समूह के लाभ क्या हैं, तो ये जो जहां लिखा है इसी को ही समझाया गया है। तो अपन ने पढ़ लिया स्वयं सहायता समूह के लाभ क्या हैं। फिर थोड़ा उसके आगे अपन जाएंगे तो पढ़ेंगे कि उसकी चुनौतियां क्या हैं। तो चुनौतियां अपन ने डायग्राम में समझा दिया, क्लास में हल्का हल्का डिस्कस और कर लेंगे। फिर स्वयं सहायता समूह की आगे की राह क्या है, तो अपन ऐसा ऐसा गए और अपन ने बेसिक स्वयं सहायता समूह से रिलेटेड पॉइंट अपन ने फिनिश कर दिए। एग्जाम के हिसाब से कितना रेलेवेंट है वो, ये जो 3 पन्ने मैंने आपको दिखाए, ये स्वयं सहायता समूह से रिलेटेड, उसका एक इंट्रोडक्शन हो गया, स्वयं सहायता समूह के लाभ हो गए, फिर उससे रिलेटेड चुनौतियां हो गई और आगे की राह हो गई। आपको मुझे यह बताना है, और 1-2 केस स्टडी आ गई। एग्जाम के हिसाब से, यूपीएससी की बात ही नहीं कर रहा मैं, सिर्फ पीसीएस के हिसाब से ये कितना जरूरी है आपके लिए पढ़ना। क्या लगता है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं, नहीं आते हैं, सीधे सवाल आएंगे, नहीं आएंगे, कितना जरूरी है? मानो 100% में से पूछ रहा हूं, तो इसमें से सीधा सवाल आने की प्रतिशत कितना है? 10%, 100%, 50%, 15%, कितना होगा? रखिए 75%। अब वो जो 75% था ना, वो लगा लो आप 2015, 16, 17 तक था। अब इससे एक स्टेप ऊपर उठ के सवाल आएगा, जब वे सारे जो भी हम टॉपिक्स पढ़ाएंगे उसके सारे पीवाईक्यू पहले डिस्कस किए जाएंगे। तो इसके अगर आप क्वेश्चंस देखोगे स्वयं सहायता समूह के, तो क्वेश्चन कैसे आएंगे कि स्वयं सहायता समूह ग्रामीण विकास के लिए क्यों जरूरी है, या स्वयं सहायता समूह आ सकता है, ये तो आ चुका है, स्वयं सहायता समूह महिला सशक्तिकरण के लिए क्यों जरूरी है, या स्वयं सहायता समूह सुशासन के लिए क्यों जरूरी है। तो उसमें तो जो आपने पढ़ा उसका बहुत ज्यादा महत्व तो नहीं रह गया, बिकॉज हमने तो स्वयं सहायता समूह के लिए पढ़ा था ना बस। लेकिन सवाल स्वयं सहायता समूह के लिए नहीं है, स्वयं सहायता समूह बस एक कारक है। क्योंकि दूसरा सवाल आ सकता है कि दबाव समूह या एनजीओज ग्रामीण विकास के लिए क्यों जरूरी है, या दूसरा क्वेश्चन आ सकता है ग्रामीण विकास या एनजीओ जो है वो सुशासन के लिए क्यों जरूरी है। तो ये जो बेस लेवल में अब तक अपन पढ़ते हुए आ रहे थे, आप पढ़ते हुए आ रहे थे, अब उसका महत्व बहुत कम है। नॉलेज के हिसाब से अच्छा है,
बट आंसर राइटिंग के हिसाब से उसका महत्व बहुत ज्यादा बचेगा नहीं। तो इसलिए जो अपन ने कन्वेंशनल पढ़ा हुआ है, जो आपने पुराना पढ़ा हुआ है, वो सब ठीक है, बट आंसर राइटिंग और ये दो अलग चीजें हैं। आज अपन इसको एक बार टेस्ट करेंगे। अगले 1 घंटे में जो एक्सरसाइज होने वाली है वो बता दो। मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। उसके बाद आप एक 2024 का क्वेश्चन उठाएंगे जो स्वयं सहायता समूह का आया होगा। मैं आपको 10 मिनट दूंगा, एक 8 मार्कर क्वेश्चन है, आपको 10 मिनट में उसका उत्तर लिखना है। फिर उसके उत्तर मैं चेक करूंगा कि क्या क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। उसके बाद फाइनल फिर मैं एक और उत्तर दिखाऊंगा कि ऐसा होना चाहिए। वो भी परफेक्ट नहीं है, बिकॉज हर साल इंप्रूव होता है। लास्ट ईयर के बच्चे का था, अब और इंप्रूव कराना है। उस पर अपन कंक्लूड कर देंगे आज की क्लास। मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव है आज की क्लास का वो ये समझाना कि गैप है दो चीजों में, नॉलेज इज डिफरेंट और आंसर राइटिंग इज डिफरेंट। तो आंसर राइटिंग लाने के लिए जो जो चाहिए वो आपको करना पड़ेगा। इसीलिए आई थिंक इससे पहले एक और क्लास हुई है तो उसमें मैंने असाइनमेंट दिए होंगे कुछ, तो वो असाइनमेंट्स आपको आइडियली कर लेने हैं जल्दी जल्दी जल्दी, और त्योहार आते रहेंगे बट पढ़ना है। तो अब मैं पूछूं आपसे कि स्वयं सहायता समूह, अब बेसिक नॉलेज तो है आपको, बट फिर भी मैं पूछता हूं कि क्या होता है स्वयं सहायता समूह। मानो स्वयं सहायता समूह का कोई सवाल आया, तो अगर ये क्वेश्चन आया जैसे 2024 में आ गया है, ग्रामीण विकास में स्वयं सहायता समूह की क्या भूमिका है, तो आपको यहां परिचय में आप स्वयं सहायता समूह को डिफाइन करोगे। तो होता क्या है स्वयं सहायता समूह, याद कैसे करते हो इन चीजों को। एनजीओ गए तो पढ़ोगे कैसे इसको, क्या परिचय को रटने की कोशिश करते हो क्या, तो और दबाव समूह मान लो, कैसे कैसे याद कैसे करते हो ये समझाओ पहले मुझे। जैसा इन्होंने बताया कि अपन किसी भी टॉपिक का उसको 2-3 पार्ट्स में तोड़ लेते हैं। जैसे स्वयं सहायता समूह है तो मैं इसको 2 या 3 पार्ट्स में तोड़ लूंगा। पहला पार्ट क्या है जो इसने बताया कि कुछ लोग मिलके एक ग्रुप बनाते हैं। तो पहला तो अपन ये सोच सकते हैं कि वो लोग कौन होते हैं। तो एक टॉपिक हो सकता है कि लोग कौन हैं, कौन ग्रुप बना रहा है ये। दूसरा और क्या हो सकता है, वो तो फिक्स नहीं है ना। तो हम ये कर सकते हैं कि जो वो समूह जो ग्रुप बनाते हैं वो ग्रुप कैसा है, औपचारिक है, अनौपचारिक है, मेल का है, फीमेल का है, गांव में ज्यादा है, शहरों में ज्यादा है, खुद से रेगुलेट होता है, कोई और रेगुलेट करता है, स्वशासित है कि बाहर से है, क्या है। तो दूसरा हो गया कि कैसा है, शेप कैसी है। और तीसरा हो जाएगा कि उस समूह का उद्देश्य क्या है। तो अगर मैं ये 2-3 चीजें अपने इंट्रोडक्शन के टाइम पे, देखो एग्जाम में मत सोचना इसको, जब हम पढ़ रहे होंगे तो इसी तरीके से ही पढ़ेंगे, तभी मैं एग्जाम में एक अच्छी डेफिनेशन लिख पाऊंगा। मैं सोचूं सीधा एग्जाम में इसी बेसिस पे कर लूंगा तो नहीं होगा। तो अब थोड़ा सा और सोचते हैं आपकी नॉलेज के हिसाब से। पढ़ाना तो है, किताब में लिखा है, मेरे को आता है, मैं पढ़ा दूंगा। आपके हिसाब से समझते हैं कि ये स्वयं सहायता समूह कौन लोग हैं, ये क्या बैकग्राउंड है इनका, किस पृष्ठभूमि से आते हैं। जरूरी नहीं है महिलाएं हों, होते तो लोग ही हैं, बट किस पृष्ठभूमि से आते हैं। तो यूजुअली एक तो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, और क्या होगा, और इनका बोलो बेटा, हाँ, तो जो आर्थिक और सामाजिक समान पृष्ठभूमि के लोग हैं वही बनाते हैं। अब तुमने थोड़ी देखा होगा अडानी साहब और एक गांव का गरीब मिलके एक एसएचजी बना रहा है, ऐसा नहीं होगा। तो मतलब कौन लोग हैं, जो समान आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि से आते हैं, जिसमें अधिकतर महिलाएं हैं। अगर मैं फैक्ट्स पे जाऊं तो लगभग 85% स्वयं सहायता समूह में महिलाएं हैं। और कुल ये कितने समूह होंगे टोटल, रफ रफ वैल्यू 10,000। सही भी है और गलत भी है, सही भी है और गलत भी है, क्योंकि 10,000 तू कहे एक डिस्ट्रिक्ट में है तो मैं मान लूंगा, देश में कितने होंगे, तो कितने गांव हैं। ऐसे गांव 5.5 लाख हैं, लेकिन ये करीब करीब 1 करोड़ हैं कुल मिला के। तो इसका मतलब आपको कुछ फैक्ट्स भी पता होने चाहिए, और वो हर टॉपिक के हिसाब से भी होनी चाहिए। उसके लिए आपको मैंने सेकंड हैंड आउट दिया है, कि वो जो सेकंड हैंड आउट है वो 2 तरीके का है। एक में सिर्फ यूपी स्पेसिफिक डेटा होना चाहिए आपके पास में, कि भाई अगर देश में 1 करोड़ है, 1.25 करोड़ है, तो यूपी में कितने हैं, क्योंकि पेपर 2 में भी आ सकता है, पेपर 5-6 में भी आ सकता है। तो मुझे दोनों के डेटा मोटा मोटी याद रहने चाहिए। तो यहाँ अपन ने कुछ आपको ये पीवाईक्यूज वगैरह डाल दिए थे। ये सबसे पहले यहीं से शुरू करता हूं मैं, उसके बाद ये उनका विश्लेषण है पीवाईक्यूज का, कौन सा क्वेश्चन आए कौन सा नहीं। यहाँ आपको कुछ फैक्ट शीट देते हैं, और उस फैक्ट को हमें छोटे छोटे डायग्राम्स में कन्वर्ट करना होता है, जो अपन क्लास में कर लेंगे।
यहां अपन ने मोटा मोटी रफ एक फैक्ट दे दिया। तो ये जो स्वयं सहायता समूह है, एसएचजीज है, वो उत्तर प्रदेश में कितने हैं ये देखना अपने को। तो कुल मिला के 1.25 करोड़ के आसपास में है, उसमें से 8.5 लाख के आसपास में यहाँ पे है। फिर महिला एसएचजीज को सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के अंतर्गत 1800 प्लस उचित मूल्य की दुकानें आवंटित की गई हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। फिर तीसरा हो गया कौशल विकास का लक्ष्य क्या है। तो ये 2-3 फैक्ट मैं दूंगा आपको जो यूपी स्पेसिफिक जाने वाली है। वैसे ही कुछ एनजीओज का हो गया, वैसे ही कुछ और का हो गया। तो ये कुछ कुछ फैक्ट्स आ गए हैं हमारे पास जो आपको फैक्ट चाहिए होंगे। फिर अपने को चाहिए होगा कुछ केस स्टडीज, 4-5-6 केस स्टडी हो गई कि जैसे। और केस स्टडी का यूज कहां है? केस स्टडी का यूज है बेटा जब अपन उत्तर लिखेंगे ना, जैसे मानो अगर मैं आपको छोटा सा एक पार्ट दिखाऊं, तो जब आप ये उत्तर लिखोगे ना, कि मैंने ये लिखा कि स्वयं सहायता समूह से आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, तो उसका उदाहरण देना पड़ेगा कि कहीं तो आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ रही हो। तो जैसे आपने ये उदाहरण दे दिया कि बाराबांकी के अंदर फूल प्रसंस्करण में स्वयं सहायता समूह की मुख्य भूमिका है। ये जो उदाहरण निकल के आ रहा है, ये उदाहरण निकालने के लिए आपको कुछ केस स्टडी चाहिए होंगी कि बुलंदशहर के अंदर जितने भी लेटर डीएम को जाते हैं वो सारे डीएम का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना हुआ है। ई गवर्नेंस का उदाहरण हो गया है, ट्रांसपेरेंसी का उदाहरण हो गया है। उसी तरीके से मेरठ के अंदर ये जो पीडीएस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सार्वजनिक खाद्य वितरण होता है, उसको आधार के साथ लिंक कर दिया है। तो जो जितनी भी गलतियां होती थी, इंक्लूजन एक्सक्लूजन एरर्स इंग्लिश में लिखना पड़ेगा आपको, वो सारी अब खत्म हो गई हैं। उसी तरीके से जैसे अगर सरकारी जो टीचर्स होते थे वो छुट्टी लेते थे, तो छुट्टी लेने के लिए उनको पोर्टल पे जाना पड़ता था, इंटरनेट नहीं चलता था। तो दूसरा मैकेनिज्म लेके आए कि आप बस एसएमएस कर दो, तो वो मैसेज करने का एक नया क्लास करके एक नया केस स्टडी आया है। ये सारी चीजें उदाहरण होंगी जो आपको अपने उत्तर के अंदर लिखनी होंगी। तो ये अपन क्लास के अंदर कवर कर लेंगे कि ये इस तरीके के उदाहरण अपन डाल लेते हैं। कमिंग बैक टू माई टॉपिक, जो मैं आपको पढ़ा रहा था कि ये स्वयं सहायता समूह क्या है। तो अपन ने क्या देखा, कौन लोग हैं, जो ग्रुप बन रहा है वो कैसा बन रहा है, और उसका उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य ही तो लाभ होगा। अगर मेरे पास ये क्वेश्चन आ जाता है कि स्वयं सहायता समूह का लाभ क्या है, तो लाभ वही होगा जो उसका उद्देश्य है। तो उद्देश्य 2-3-4 रट लेते हैं मोटा मोटी। क्या करेगा? रोजगार सृजन करेगा। और क्या करेगा? गरीबी घटाएगा। और क्या करेगा? समानता लाएगा। और क्या करेगा? और सोचो। आत्मनिर्भर होंगे तो ठीक है, आत्मनिर्भरता लाएगा। और क्या करेगा? जो चीजें गांव में बन रही हैं उनका मूल्यवर्धन करेगा, बाहर जोड़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ाएगा। और क्या करेगा? हाँ, साहूकार मतलब ऋण पे जो निर्भरता है उसको कम करेगा, साहूकारों की ऋण पे जो निर्भरता है उसको कम करेगा। और क्या करेगा? और सोचो। महिला सशक्तिकरण का एक कारक होगा। ये सारी चीजें उसके लाभ हो गई। तो मतलब उसमें से 2-3 भी हो गई, तो अपना काम हो गया इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में। तो कौन लोग हैं, कैसा ग्रुप है, और उद्देश्य क्या है। तो ये सिर्फ ये पूरे जितनी कहानी है ना, ये ट्रांसलेट हो जानी चाहिए सिर्फ इन्हीं 3 चीजों में। तो यहां आपको आइडियली लिखना चाहिए कौन लोग हैं 1 2 3, ग्रुप का ग्रुप कैसा है 1 2 3, और उसका उद्देश्य कैसा है 1 2 3। तो लिखने के लिए अपने को क्या चाहिए, मतलब ये पूरे जो शब्द हैं ये एक लाइन में कितने होंगे, शायद 15-20 होंगे। तो ये जो 50 60 70 शब्द है ना, ये कन्वर्ट होके 12-15 शब्दों में आ जाने चाहिए, बस उतने ही याद कर पाएंगे। तो इसका मतलब आपको इसमें से कुछ कीवर्ड्स निकाल लेने हैं। तो वो कीवर्ड मैं हाईलाइट कर देता हूं कि कौन कौन से मेरे हिसाब से अच्छे कीवर्ड है। तो सबसे पहले जो आंसर राइटिंग होती है, तो एक तो देखो, अगर अपन को उत्तर लेखन अच्छे से सीखना है तो उसमें लगता है 15-1 दिन। 15-1 दिन में अपन खांचा बना पाएंगे कि अच्छा इस तरीके से लिखना है। कंटेंट नहीं होगा अपने पास में बहुत, बट खांचा बन जाएगा। खांचा मतलब हर पॉइंट का उदाहरण नहीं होगा हमारे पास, कोई बात नहीं, पॉइंट का उदाहरण बाद में जनरेट कर देंगे, बट जगह हम वहीं छोड़ेंगे। मानो अपने को ये नहीं आता है कि अच्छा ठीक है हर पॉइंट पे यहाँ उदाहरण लिखना है, जो मैं आपको उत्तर दिखा रहा था। मानो अपन को 12 वाला उदाहरण नहीं आता था, तो मैं उदाहरण लिख के खाली जगह छोड़ दूंगा, आपको बाद में भर लेंगे, जैसे जैसे अपने पास में नॉलेज आएगी आप बाद में भर लेंगे, बट वो होना चाहिए अपने पास। तो इसमें से अगर मैं, एक तो अनौपचारिक है, एक ये कीवर्ड है जो इसके परिचय में जाना ही जाना चाहिए था। तो स्वयं सहायता समूह एक अनौपचारिक समूह है, ये होना चाहिए, जो समान समस्याओं को सामना करने के लिए लोगों से मिलकर बनते हैं। ये लोग एक साथ आकर अपने सामान्य समस्याओं का समाधान और अपने जीवन स्तर, तो एक जीवन स्तर को बेहतर करने भी एक कीवर्ड बना सकते हैं अपन।
स्वयं सहायता समूह महिलाओं और समाज के हाशिए पर स्थित वर्गों पर एक अप्रयुक्त शक्ति है और सामाजिक कल्याण प्रदान करने के लिए अत्यधिक संभावित साधन है। यह एक अनौपचारिक है, वो तो आ गया। समरूप और समान अभिरुचि, ये भी अपन कर सकते हैं। समरूप मतलब होमोजीनियस, मतलब एक जैसे लोग। अब उद्देश्य क्या है? जीरो गरीबी, जीरो बेरोजगारी और सतत विकास। जो उद्देश्य है वही लाभ है। फिर स्वशासित है, समकक्ष या स्व नियंत्रित है, सही बात है। खुद गवर्नड, खुद कंट्रोल, खुद रेगुलेटेड। समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें समान सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि होती है। बस सिर्फ इतने ही कीवर्ड आपके लिए इंट्रोडक्शन में जरूरी है, बाकी सब वेस्ट है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वर्बोसिटी। एक्स्ट्रा वर्ड हैं वो सब। तो जब आप इस कंटेंट को निकालोगे मानो, और जब हम थोड़े दिनों में, मतलब 15, 20, 25 दिनों में, जब मैं आपको बोलूंगा कि अब अपन को 1 पेजर नोट्स बनाने हैं, उस 1 पेजर नोट्स में जो आपको चाहिए ही होते हैं, उसका जो इंट्रोडक्शन होगा उसमें वही कीवर्ड्स होने चाहिए मेन। कि अगर मानो मैं स्वयं सहायता समूह का तुम नहीं ला पाया आपके लिए, हाँ नहीं, बट नागरिक चार्टर का लगा लो, तो ये जो 3 लाइन और 1 लाइन में 5-6 वर्ड, ये जो 15-16 वर्ड है ना, ये उन्हीं कीवर्ड से बना हुआ होना चाहिए। तो जब आप 1 पेजर अपने नोट्स बनाओगे तो ये चाहिए होगा मुझे, क्योंकि अभी से आपको पता नहीं है कौन से वर्ड जरूरी हैं। और जब इस 1 पेजर में मैं बताऊंगा कि भाई थोड़ा इवोल्यूशन डालो, थोड़ा कीवर्ड डालो, पॉजिटिव और नेगेटिव, डायग्राम डालो, फॉर्मूला डालो, वो आपको अभी पता ही नहीं है कि वो करते कैसे हैं, ग्राफ कैसे बनाना है, क्या जरूरत है उसकी। तो इसका मतलब आप अभी 1 पेजर नोट्स नहीं बना पाओगे। तो अगले 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन उसमें मत जाओ। फाउंडेशन किया है किसी ने यूपीएससी का या यूपीपीसीएस का? किसी का भी फाउंडेशन, एक बच्चा और कोई 2 बच्चा, मतलब 1 लाख रुपए का प्रसाद चढ़ाए हो। आज उन नोट्स का क्या करते हो? वो वैसी फीलिंग जिंदगी में लाना नहीं चाह रहे हो, है ना? तब तो किसी ने बताया नहीं कि किसी काम की नहीं। मैं बता रहा हूं, अपनी क्लास का ही बता रहा हूं, बट अभी से बता रहा हूं। अगले 15-20 दिनों में अगर तुम 1 पेजर में घुस गए तो ऐसे 1 पेजर बनेंगे नहीं, और अगर ऐसे बनेंगे नहीं तो किसी काम के नहीं आएंगे। जैसे हम अभी आज पढ़ेंगे कि स्वयं सहायता समूह के लाभ क्या है, तो मैं उसमें एक टेम्पलेट बताऊंगा कि सब्जेक्ट वाइज टेम्पलेट लगा लो इसका, कि इसके अंदर कुछ हम महिला से रिलेटेड पॉइंट लिख लेंगे, कुछ समाज से रिलेटेड लिख लेंगे, कुछ राजनीति से रिलेटेड लिख लेंगे, कुछ अर्थव्यवस्था से रिलेटेड लिख लेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा, उसी फॉर्मेट में आपको लिखना पड़ेगा। जब आप स्वयं सहायता समूह की चुनौतियां लिखोगे तो आपको पता होना चाहिए कि पिट्स नाम की कोई टेम्पलेट है। टेम्पलेट का मतलब यह होता है कि मेरे पॉइंट उन्हीं ही डायमेंशन से निकल के आने चाहिए, कि एक मेरी नीति से रिलेटेड या कानून से रिलेटेड एक पॉइंट होना चाहिए, एक उत्पादकता से रिलेटेड मेरा पॉइंट होना चाहिए। जब भी मैं चैलेंजेस, चुनौतियां लिखूंगा किसी की, तो वो एक खांचे में लिखनी है। अब अपने को तो खांचा ही नहीं पता है, तो जब खांचा पता ही नहीं है कि किस डायमेंशन में लिखनी है, तो अभी से अगले 15-20 दिन कोई 1 पेजर नहीं बनाओगे। मतलब आप डाउट भी मत लेके आना मेरे पास, मैंने 1 पेजर बनाया, चेक कर ले, मैं नहीं करूंगा। अभी इतने दिनों, अगले कुछ दिन क्या करना है? अगले कुछ दिन आपको ये मास्टरी करनी है कि अगर आपको कोई कंटेंट मिल जाए तो उसमें से अपन को ये पता हो कि ये कीवर्ड है और ये नहीं। तो ये अगले 1 हफ्ते का टास्क अपना मोटा मोटी यही रहेगा कि आप जो भी चीज पढ़ो उसका अपन ये निकाल पाए कि यार ये कीवर्ड है और ये कीवर्ड नहीं है, ये कीवर्ड है और ये कीवर्ड नहीं। आज की कक्षा में कुछ बताता हूं कैसे कैसे करेंगे। 1 हफ्ते के बाद जब जब अपन को कीवर्ड की मास्टरी हो जाएगी, फिर 1 हफ्ता घुसेंगे अपन फॉर्मूलाज बनाने में। ये जो मैं बोल रहा हूँ 1 हफ्ता घुसेंगे, इसका मतलब ये नहीं बाकी कुछ नहीं कर रहे होंगे। ये आपको 1-1 घंटा घर जाके डेली एक्सरसाइज करनी है बस। फिर देखेंगे फॉर्मूला क्या होता है, ये अलग अलग डायमेंशंस क्या है, उनको जोड़ेंगे कैसे, कि एक 8 मार्कर क्वेश्चन में वही 125 वर्ड लिख के मैं 6-7 डायमेंशन की जगह 8-9 डायमेंशन कैसे लिख सकता हूं। क्योंकि अगर मैं इस ग्रुप में लिख दूं, अगर इसके इंट्रोडक्शन में लिख दूं कि वो अनौपचारिक है, तो वो अनौपचारिक एक वर्ड 4-5 वर्ड को एक ही वर्ड में जस्टिफाई कर रहा है। आपको वो 5-6 वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है जहां लोग आमतौर पे जुड़ जाते हैं और समान हो, तो उसको अच्छा करने के लिए अपन ने कीवर्ड जोड़ दिया जिसको बोलेंगे अनौपचारिक है। वैसे ही अपन नीचे आते हैं। अब आया अपना स्वयं सहायता समूह एसएचजीज के लाभ क्या क्या है। एक बार अपन नॉर्मल पढ़ेंगे जो कंटेंट अपन आज तक पढ़ते आए हैं, फिर मैं उसको एक स्ट्रक्चर दूंगा आपको कि भाई स्ट्रक्चर में होना चाहिए था। तो ऋण के जाल से मुक्ति, तो पहले यही पढ़ाता हूं।
तो सदस्यों के शोषणकारी अनौपचारिक साहूकारों और ऋण जाल व गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकलने में मदद करना और उन्हें औपचारिक वित्तीय स्रोतों की ओर ले जाना। एसएचजीज का ऋण भुगतान पुनर्भुगतान दर भी 98% है। बट मैं कह रहा हूं, जैसे 8 मार्कर क्वेश्चन आता है उसमें 125 वर्ड लिखे हैं, और मानो ये क्वेश्चन आया था कि ग्रामीण विकास में स्वयं सहायता समूह की भूमिका क्या है, तो आप इसको कितने पार्ट्स में तोड़ोगे? इस क्वेश्चन को कुछ तोड़ेंगे ना, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, कितने पार्ट में टूटेगा वो? सबसे पहले तो ग्रामीण विकास में उसकी भूमिका क्या, अच्छा अच्छा बताना पड़ेगा, कुछ 5-6 पॉइंट लिखेंगे आप उसका, फिर लिखेंगे कुछ चुनौतियां भी हैं, फिर लिखेंगे आगे की राह क्या भी है, और फिर लिखेंगे फाइनली कंक्लूजन। तो कुछ इतने पार्ट्स में टूटेगा ये। मेन पार्ट क्या होगा? ग्रामीण विकास में स्वयं सहायता समूह की अच्छी भूमिका, पॉजिटिव भूमिका, उसके 6-7 पॉइंट। मतलब आप लगा लो कि अगर मैं इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन छोड़ दूं तो फिर ये 60% कंटेंट तो इसी पे जाना चाहिए कि उसकी भूमिका क्या है, ज्यादा से ज्यादा जगह आपको उसी को देनी है। चुनौतियां क्या है, उसके 2-3 छोटे छोटे पॉइंट लिखने चाहिए। आगे की राह क्या है, उसके 2-3 छोटे छोटे पॉइंट लिखने चाहिए। ये तो है रफ 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 स्ट्रक्चर क्या है। उत्तर लेखन की अलग से क्लासेस जब मैं कराऊंगा साइंस ऑफ आंसर राइटिंग की, तो एग्जैक्टली बता दूंगा। आगे की राह, हाँ बहुत डिफरेंस है। आगे की राह क्या होती है कि उस चुनौती या जो आज चैलेंज हो रहा है उसको कैसे दूर किया जाए। कंक्लूजन होता है जो ऊपर पूरा लिखा हुआ है उसको कंक्लूड करना। तो कंक्लूजन आपके आंसर्स के अंदर से ही निकाल के लिखना है। और आगे की राह मतलब और क्या सजेस्ट कर रहे हो। मानो ये नहीं, सरकार ने जो पहल की है वो तो है ही, बट सरकार की पहल के आगे और क्या चाहिए। अब सारी ही सरकार की पहलें अच्छी हो जाती तो देश से तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। आगे की राह मतलब और आगे क्या करना है, तो कोई कमिटी की रिकमेंडेशन डाल दी, कभी कभी सरकार की स्कीम्स डाल दी, या इस वाले केस में अगर चुनौतियां लिखेंगे तो चुनौतियां दूर कैसे करेंगे वो डाल दिया। तो सब मैं पढ़ाऊंगा, उसकी 5-6 अलग से क्लासेस होती हैं, सब क्या क्या है। तो अपन ने ऋण जाल से, अब आपको खुद देख के नहीं लग रहा यार ये बहुत बड़ा है, कैसे लिखोगे इसको एग्जाम में? कितने शब्द हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 19 एक में है तो नीचे वाले में 10 एक तो होंगे ही, 15 तो होंगे ही। 30 वर्ड का एक पॉइंट, इसका मतलब ये तो बहुत गड़बड़ है। तो पढ़ने के हिसाब से और समझने के हिसाब से तो अच्छा है, लेकिन जब आप इसको लिखने लगोगे तो इसका मतलब मुझे इसमें से कुछ शब्द काटने हैं। तो इसका मतलब आप क्या क्या लिख सकते हैं, मतलब इस सेंटेंस को अगर आपको 6 शब्दों में लिखना हो क्या लिखोगे? 6-7 शब्दों में लिखना हो तो क्या लिखोगे? टॉपिक है स्वयं सहायता समूह का लाभ, और आपके इस पूरे को हटा के 6-7 शब्दों में लिखना है बस। बहुत हद मार के, बहुत अच्छा उदाहरण भी डालना और ये करना है तो 10 लगा लो बस। वित्तीय समावेशन, ठीक है, ये अपन सब हेडिंग डाल देंगे। पहला पॉइंट वित्तीय समावेशन, फिर उसको एक्सप्लेन भी करेंगे 2-3 शब्दों में, वहां क्या लिखेंगे? वो तो उदाहरण हो गया, वो तो उदाहरण है ना कि 98% है जो रिटर्न कर देता है, पुनर्वितरण 98% है ना, पुनर्भुगतान। वित्तीय समावेशन, अब उस वित्तीय समावेशन को एक्सप्लेन तो करेगा कि कैसे वित्तीय समावेशन हो रहा है। सब हेडिंग दे दी अपन ने, बट वो वित्तीय समावेशन, जिसे एक क्या हो सकता है, वित्तीय समावेशन की हेडिंग डाल के फिर तो लिख सकता है अनौपचारिक साहूकारों और गरीबी के दुष्चक्र से बाहर में मदद। बट वो वित्तीय समावेशन को एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा भाई, उसको छोड़ नहीं सकते अपन कि वित्तीय समावेशन लिख दिया और काम खत्म हो गया मेरा ना। और जो तू उदाहरण बता रहा है कि 80-85% बैंक लिंकेज प्रोग्राम से, वो एक उदाहरण है। ये दूसरा उदाहरण है कि 98% रिटर्न कर देते हैं। तो अगर आप उसको जोड़ोगे तो वित्तीय समावेशन हो जाएगा। एग्जैक्ट शब्द बता, एक्सप्लेनेशन बता, जो ग्रामीण परिवेशा के लोग होते हैं, ये कैसे लिखने का शब्द है, थोड़ी लिखा जाएगा। नहीं नहीं नहीं, महिला सशक्तिकरण का तो अलग पॉइंट आएगा ना भाई, इसमें कहां महिला सशक्तिकरण आ जाएगा, ये तो पहला ही लाभ है, ऐसे बहुत लाभ है। अभी तो आपको मुझे ऋण से रिलेटेड लाभ का ही पॉइंट बताना है। मुझे हेडिंग ठीक लग रही है इसकी, वित्तीय समावेशन की हेडिंग लिख दी, उसके आगे क्या लिखेंगे? स्टार्टअप में वृद्धि। अरे नहीं, चलो नेक्स्ट पढ़ाता हूं, फिर नेक्स्ट पढ़ाऊंगा, फिर नेक्स्ट पढ़ाऊंगा, तब तक कुछ कुछ समझ जाओगे। दूसरा आ गया गरीबों की आय में वृद्धि। तो गरीबों की आय में वृद्धि का एक्सप्लेनेशन क्या है? कौशल विकास होगा, गैर कृषि गतिविधियों में विविधीकरण के माध्यम से आय बढ़ाने में मदद करता है, जिससे जोखिम आधारित कृषि पर निर्भरता कम होती है।
उदाहरण के लिए हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण, परिवहन, खुदरा व्यापार एक्सेट्रा। अब मैं ये कह रहा हूं कि अब इसकी सब हेडिंग बताओ और एक्सप्लेनेशन बताओ। समझ गए क्या लिखना? आपको एक पॉइंट लिखना है कि गरीबों की आय में वृद्धि। अब उसको दो वर्ड्स में कैसे समझाओगे? वो दो कीवर्ड क्या आए कि अपना काम हो जाए? सब हेडिंग कहां आई है? तो मुझे तो पहले दो शब्दों की, जैसे ये मैंने 4 शब्दों की 5 शब्दों की सब हेडिंग लिखी है कि ग्राम गरीबों की आय में वृद्धि, या अगले पॉइंट में हम लिख रहे हैं महिला सशक्तिकरण। फिर तू उसको एक्सप्लेन करेगा कि कैसे स्वयं सहायता समूह से महिला सशक्तिकरण होता है। वैसे ही यहां बताएगा कि कैसे स्वयं सहायता समूह गरीबों की आय में वृद्धि करता है। या तो अपन यही रख ले, गरीबों की आय में वृद्धि, या मैं इसकी जगह एक कीवर्ड ले आऊं या दो कीवर्ड ले आऊं। जैसे क्या लिख सकते हैं आप इसमें? जीवन स्तर में सुधार कॉमन वर्ड है। डैश सृजन कर लो, कुछ संपत्ति सृजन, आय सृजन, तो समावेशन नहीं, वो ऊपर आ गया वित्तीय समावेशन। मैं रिपीट नहीं कर सकता हूं उसको ना, ऐसा नहीं होगा ना मैं इवैल्यूएटर को बोलूं कि भाई ये पहला भी समावेशन, वो वित्तीय समावेशन, ये आय समावेशन, ये नहीं चलेगा ना। ये भी 5 शब्द ले जा रहा है ना, मुझे तो 2 शब्द चाहिए मैक्सिमम, हो तो 3 शब्द चाहिए बस। आय सृजन कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट लेवल पे चल लिया करेंगे जब मैं रिदमिक कीवर्ड पढ़ाऊंगा आपको। बट अभी के लिए आय सृजन हो जाएगा, तो ये सारा मेरा काम, ये जो गरीबों की आय में वृद्धि, अब आय में वृद्धि तो गरीबों की ही होगी, अमीरों की कहां करेगा ये? तो इसका मतलब आय सृजन अपन कर लेते हैं। आय सृजन को जब एक्सप्लेन करना होगा तो क्या लिखोगे? गैर कृषि गतिविधियों में विविधीकरण, कॉमा, कौशल विकास में बढ़ावा। तो ये 2 काम हो जाएंगे, तीसरे को छोड़ देंगे। उदाहरण हस्तशिल्प डाल दो, परिवहन डाल दो। तो ये मेरा सेकंड पॉइंट खत्म हो गया। अब मेरा तीसरा पॉइंट आता है जहां आप लिख रहे हो महिला सशक्तिकरण। तो स्वयं सहायता समूह महिला सशक्तिकरण कैसे करेगा? तो इसमें आ गया स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं के आत्मविश्वास प्राप्त, नेतृत्व कौशल विकसित करती है तथा आय उत्पादकता गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेती है, जिससे उनकी सामाजिक स्थिति, निर्णय लेने की स्थिति आदि में सुधार होता है। अब सब हेडिंग तो ठीक है, महिला सशक्तिकरण। अब आपको एक्सप्लेन करना है इसको सिर्फ 5 शब्दों में। तो मुझे बता दो क्या 5 शब्द लिखोगे? महिलाओं की सक्रिय भागीदारी, ठीक है। उदाहरण में लिख लेंगे 88% जो एसएचजी हैं वो महिला लेड है, ये एक काम हो सकता है, ठीक है। महिलाओं की सक्रिय भागीदारी। कोई और एक्सप्लेनेशन? लोन लेने का महिलाओं का, उसका डेटा नहीं है, महिला कितना लोन ले रही है ये नहीं पता है। पूरे एसएचजी कितना लोन ले रहे हैं ये डेटा है, बट महिला स्पेसिफिक नहीं है। कौशल प्रबंधन महिला सशक्तिकरण में, ऊपर तो आय में सृजन में तो लिख ही दिया ना कौशल प्रबंधन। अरे तो कंटेंट रिपीट थोड़ी करेगा भाई, मैं तेरी बात से मना नहीं कर रहा हूं, बट इवैल्यूएटर तो इंसान है, पहले पहला पॉइंट पढ़ेगा, फिर दूसरा पॉइंट पढ़ेगा, फिर तीसरा पॉइंट पढ़ेगा। तो दूसरे में भी लिख रहा है कौशल, अब तीसरे में भी लिख रहा है, तो ऐसा रिपीट नहीं हो सकता ना, इसलिए मना कर रहा हूं। ऐसा दिल पे नहीं लेने का। हाँ हाँ, क्या क्या क्या? निर्णय प्रक्रिया और सामाजिक सामाजिक भागीदारी में वृद्धि। थोड़ा और बेहतर शब्द लाओ। जैसे निर्णय प्रक्रिया में अपन उसको आत्मनिर्भर लिख सकते हैं। एग्जैक्ट शब्द बताओ। मैं कह रहा हूं आत्मनिर्भर इस ज्यादा बेहतर वर्ड है ना। आत्मनिर्भरता, आर्थिक और सामाजिक आत्मनिर्भरता, वो ज्यादा बेहतर शब्द है। समझो आप, अपने पास एक्स्ट्रा वर्ड नहीं है, क्योंकि 125 वर्ड, वही एक बच्चा जो पीसीएस में 125 वर्ड में आंसर लिख रहा है, यूपीएससी में 150 में लिखता है। मतलब पीसीएस में आपको लिखने पड़ता है 32 से 50 वर्ड 2 घंटे में, 3 घंटे में। यूपीएससी में वही बच्चा 4000 वर्ड लिख रहा है। तो इसका मतलब फर्क तो सोच का है, बस लिखने वाला वही है, इसलिए मेरे पास एक्स्ट्रा शब्द नहीं है, ठीक है, यहां मैंने काट दिया। फिर आया राजनीतिक सशक्तिकरण। कई एसएचजी सदस्यों ने ग्राम पंचायत एवं अन्य स्थानीय शासन संस्थाओं के चुनाव में भाग लिया। इसको छोड़ देते हैं, चलो मान लेते हैं। अगला आया ग्रामीण उद्यमिता के लिए माइक्रो फाइनेंसिंग। तो विशेष रूप से महिलाओं और ग्रामीण युवाओं के बीच यह सदस्य को आय सृजन, उद्यम स्थापित और ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कम लागत वाले ऋणों तक पहुंच प्रदान करता है। अब आपको मेरे को इसको बेहतर शब्दों में लिख के बताना है। एक सब हेडिंग बता दो और एक्सप्लेनेशन बता दो। ये ऑनलाइन वालों से पूछ लेते हैं कुछ। हाँ
वित्तीय तो फिर वो ऋण हो ही गया ना, तो ऊपर वाले को ही या तो ऋण और वित्तीय दोनों ऐड करो, यहाँ नहीं डालेंगे। यहाँ कुछ निवेश निवेश डाल, नवाचार डाल, कुछ और डाल, बस वित्तीय का एंगल नहीं आएगा। क्या आ सकता है बोलो? जैसे ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देना, तो ये जो को का की है हा ही है ना, ये मेरे को अच्छे नहीं लगते हैं। सब हेडिंग में अच्छे नहीं लगते, एक्सप्लेन करते टाइम कर ले तू, बट सब हेडिंग शुड बी कीवर्ड, शुड बी कीवर्ड। ऋण तो आ गया ना पहला पॉइंट, तो ग्रामीण उद्यमशीलता सब हेडिंग लिख देते हैं और उसको आगे एक्सप्लेन कर लेंगे कि कैसे ग्रामीण उद्यमशीलता को बढ़ा रहा है। उद्यमशीलता बेटर है, जोड़ना नहीं है ना, जोड़े या तोड़े हो तो एक्सप्लेन करके बताएंगे। प्रबंधन का मतलब होता है मैनेजमेंट, नाउ देयर इज गुड मैनेजमेंट, देयर इज बैड मैनेजमेंट। प्रबंधन तो नहीं होगा। ग्रामीण उद्यमशीलता कर लेते हैं। सहभागिता क्या? एक एक वन 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 एट ए टाइम। अरे नहीं, वो तो बहुत बड़ा शब्द बता रहे हो ना। अच्छा, एक्सप्लेन करके बता रहे हो। स्वरोजगार सशक्तिकरण, ऐसे महिला सशक्तिकरण आ गया तो मैं सशक्तिकरण तो रीयूज नहीं करूंगा, बट स्वरोजगार कर सकते हैं। ग्रामीण उद्यमशीलता में अपन ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार, ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। ऐसा करके कुछ पॉइंट बनाएंगे। एनीवेज अभी के लिए मैं आप पे छोड़ता हूं। अगला आएगा ग्रामीण विकास। अब आप सोचो कि जब आप स्वयं सहायता समूह के लाभ पढ़ रहे हो, उसमें एक लाभ है ग्रामीण विकास, और क्वेश्चन यही आ गया कि ग्रामीण विकास में स्वयं सहायता समूह की क्या भूमिका है। तो इसका मतलब जो अपन पढ़ रहे हैं वो बहुत फायदेमंद नहीं है, बेस के लेवल के लिए ठीक है, बट अगर आप सोचो कि मेरा एज इट इज आंसर उससे निकल जाएगा, वो नहीं निकलेगा। तो इसका मतलब उसके लिए तैयारी अपने को क्लास में पढ़ के आंसर लिख के आंसर लिखने से ही होगी। करीब करीब कुछ 72 या 74 टेस्ट दिए हैं हमने। कोशिश करना, वादे करना अपने साथ में कि एटलीस्ट 50, 55, 60 टेस्ट तो लिखो, बिकॉज टेस्ट आपने इससे पहले भी कहीं ज्वाइन किए होंगे या देखे तो होंगे ही कम से कम, जिसमें आप करते हैं कि बहुत टेस्ट लिखेंगे और फिर आप ऐसा, आज तैयारी नहीं है, एक दिन आएगा जिस दिन बाबा मेरे को आशीर्वाद देगा और मेरे सारे आंसर अच्छे हो जाएंगे, उसके बाद जाके मैं लिखूंगा। ऐसा नहीं होता। तो उस झूठ से अपने आप को बचाना, कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लिखने की। टीचर एक्सेसिबल हैं एटलीस्ट कम से कम, तो टीचर से फीडबैक लेने की, मार्क्स इंप्रूव कराने की, जो जो मैं फीडबैक दूं उस पर काम करने की कोशिश, वहां उस डायरेक्शन में रखना। फिर हो गया ग्रामीण विकास के अंदर, तो इसने यहां बढ़िया बढ़िया पॉइंट दिए हैं कि ग्रामीण विकास के अंदर बहुआयामी भूमिका होती है। पहले क्या करेगा वो, पीडीएस जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन है वो दे दिया गया, पोषण से रिलेटेड दे दिया गया, कभी कभी ये दबाव समूह की तरह काम करता है, फिर सामाजिक अंकेक्षण की तरह काम करता है, नरेगा का, एनआरएलएम का, फिर सरकारी योजनाओं को ये इंप्लीमेंट करता है। तो ये इसमें से 2 3 4 जो अपन को निकलेंगे वो अपन यहां से निकाल लेंगे। फिर आगे वाले कॉमन है, संपत्ति सृजन। जैसे अपन ने आय सृजन किया था, तो संपत्ति तो ऊपर वाले को बना देंगे आय और संपत्ति सृजन। समझ रहे हो, अपन ने ऊपर एक पॉइंट लिखा था आय सृजन, थोड़ी देर बाद नीचे पढ़ रहे हैं संपत्ति सृजन, तो मैं कह रहा हूं दोनों सब हेडिंग को जोड़ दूंगा, तो लिखूंगा आय और संपत्ति सृजन। तो ये मेरा पॉइंट यहां से उठ के वहीं चला जाएगा। उदाहरण मेरे को यहां से मिल जाएगा, उड़ीसा के अंदर ई रिक्शा महिलाएं। फिर आगे आ गया सामाजिक गतिशीलता एवं पहचान। अच्छा पॉइंट है। सामाजिक गतिशीलता का मतलब क्या है? यह एक संस्थागत तंत्र प्रदान करता है जिससे गरीब लोग सरकारी तंत्र से जुड़कर सार्वजनिक सेवाओं तक बेहतर पहुंच बना सकते हैं। देखो, गरीबी का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? आपको लोग सुनने के लिए पैसा लेते हैं। गरीबी निवारण के लिए बहुत सारी सरकारी पहलें हैं, लेकिन उन सरकारी पहल तक पहुंचना गरीब के लिए सबसे मुश्किल है। कि उसके लिए तो मतलब पटवारी मतलब भगवान का एक रूप ऊपर है, ऐसा ही तो होगा। पटवारी हुआ, तहसीलदार हुआ, नायब तहसीलदार हुआ, वो तो मतलब एक लेवल ऊपर होंगे कि अच्छा ठीक, उनसे तो कैसे ही मिला जाए। तो जो नायब तहसीलदार के ऑफिस में पियोन बैठते होंगे, वो इन गरीबों से पैसे लेते होंगे तहसीलदार से मिलने के लिए। वहीं जिसके पास में पैसा है वो नायब तहसीलदार को कॉल करता होगा और फिर उससे मिलता होगा, या फिर नायब तहसीलदार उसके घर जाता होगा। तो गरीबी की सबसे ज्यादा पैसा किसने दिया, और वो नायब तहसीलदार बना किसके लिए? गरीबी उन्मूलन के लिए तो बना है ना, उसी के ही तो लैंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा। तो इसका मतलब कि सबसे ज्यादा पैसा गरीबी उन्मूलन का गरीब ही पे कर रहा है। तो स्वयं सहायता समूह ये सामाजिक गतिशीलता में भूमिका निभा सकते हैं।
सामाजिक गतिशीलता में मतलब कैसे भूमिका निभाएंगे कि मानो फीमेल है, या इसको वल्नरेबल सेक्शन कहा जाता है। ये जो वल्नरेबल सेक्शन है जिसमें महिलाएं आती हैं, ओल्ड एज आता है, माइग्रेंट पॉपुलेशन आता है, बच्चे आते हैं, कुछ कास्ट आती हैं इसके अंदर, तो उनको अगर मैं मानो आप एक लेवल पे पैसा कमा लेते हो ना, जब आय का एक फिक्स साधन हो जाता है, फिर कास्ट सेकेंडरी हो जाती है। जरूरी तो रहती है बट फिर वो सेकेंडरी हो जाती है। मानो किसी ने कोई एक बड़ा सा यहाँ बिल्डिंग बना लिया, थोड़ी जाके पूछोगे कि उसकी कास्ट क्या है, ऐसा गांव में भी नहीं होता, ऐसा कहीं पर भी नहीं होता। तो इसका मतलब सामाजिक गतिशीलता एवं पहचान के लिए स्वयं सहायता समूहों की सबसे विशिष्ट भूमिका है। बिकॉज अनौपचारिक है, छोटा छोटा है, गांव में बोलते हैं ना, वो लड़का ऐसे ही घूमता रहता था, आजकल भाई नौकरी लग रही है बढ़िया एकदम, ऐसे ही तो बोला जाता है। नेक्स्ट आया सतत विकास के लिए जरूरी है। अब सतत विकास में आप कुछ भी जोड़ सकते हैं, अब हेल्थ एनवायरनमेंट का एक एंगल जोड़ सकते हैं हम इसमें, तो स्वच्छ भारत मिशन है, अपशिष्ट प्रबंधन है, एकल उपयोग प्लास्टिक है, वन टाइम प्लास्टिक यूसेज जो सबके लिए होता है। यहां अपन एक नया कंसेप्ट आया जिसको बोलते हैं वन हेल्थ, तो इंग्लिश का शब्द है वो यूज कर सकते हैं। वन हेल्थ का मतलब ये होता है कि एनवायरनमेंट और मानव दोनों की हेल्थ पे आपको फोकस करना है, तभी वो सतत विकास होगा, वरना नहीं होगा। क्लासिक केस कोविड, बहुत अच्छा कर रही थी दुनिया, एक कोविड आया, बिकॉज हमने एनवायरनमेंट को अच्छे से प्रोटेक्ट कर नहीं रखा, सारे जो भी आर्थिक गेन थे वो सब लॉस हो गए। और आखिरी हो गया तकनीकी प्रगति एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारे मैंने आपको पॉइंट तो समझा दिए, मोटा मोटी समझ भी आ गए होंगे। याद कैसे करें एग्जाम में, तो वही मेरे काम का वही है जो एग्जाम में रिप्रोड्यूस हो जाए। अगर मैं एग्जाम के अंदर वो 6-7 पॉइंट लिख पा रहा हूं तो मेरी क्लास बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो। समाज भी तो ऐसी देखता है ना, बहुत नॉलेजेबल, प्री पास नहीं हो रहा, 2 साल बाद माँ बाप कहते हैं ना ना ना। आज ही मैं दूसरी वाले एक और क्लास में सेम जोक मार रहा था, तो किसी मेंटरशिप के एक ग्रुप पे कल मैसेज आया था कि वो एक बच्चा है, वो ऐसा पटाखा फोड़ रहा था, पहली बार में गया तो फूटा नहीं, तो पीछे से पिताजी की आवाज आई कि इसमें भी मल्टीपल अटेम्प्ट्स लेगा क्या। तो वो थोड़ा ऐसा 2 साल बाद सबके पेशेंस खत्म हो जाते हैं। तो याद कैसे करोगे? अब आपको समझ में आ रहा है कि हाँ टीचर ने पढ़ाया, आपने पढ़ा, सब सही है। यहाँ गैप कहाँ है? गैप ये है कि ये एग्जाम में लिखोगे कैसे, तो एग्जाम में लिखने की तकनीक क्या हो सकती है ये समझाओ बस। जरूरी नहीं है कोई खाली बैठा हो, क्या पता कोई भरा बैठा हो। सवाल मैं पूछ रहा हूं तो पहले तो जवाब दे, ये मत बोल कि हाँ मेरी भी यही प्रॉब्लम है, पहले अपनी तरफ से जवाब दे, फिर बताऊंगा कि कैसे करेंगे। उसके लिए ही तो आया मेरे पास, और किस लिए आया भाई, बोलो। सवाल समझ में आ गया? ये पॉइंट तो बहुत अच्छे हैं, सब लिख भी दिए, नोट्स भी हैं बहुत। वो जो तुम्हारी भूख है ना अच्छे अच्छे नोट्स हो, तो मोटा मोटी एक लेवल पे अच्छे अच्छे नोट्स की एक लेवल की भूख खत्म हो गई। अब बताओ एग्जाम में कैसे लिखोगे? प्रैक्टिस किस चीज की? ऐसा भी बताओ जो पॉसिबल हो, प्रैक्टिकल भी हो। कैसे, कितनी प्रैक्टिस कर लेगा? 500 टॉपिक होंगे, मतलब कैसे पढ़ लेगा 500 टॉपिक? मुझे एग्जैक्टली बताओ प्रैक्टिकल की करेंगे कैसे इसका। अच्छा, तो आप कह रहे हो कि मैं इसको उठाऊंगा, हेडिंग लिखूंगा और कीवर्ड को कुछ कुछ पॉइंट्स में बना लूंगा, जैसे अपन ये पढ़ रहे हैं कि अपन यहाँ पढ़ रहे थे नागरिक चार्टर के समक्ष चुनौतियां क्या हैं, जैसे अपन पढ़े और अपन ने पढ़ लिया ई गवर्नेंस की विशेषताएं क्या है, मान लेते हैं अपन इसमें। बट वो याद तो तभी होगा जब मैं उसका एक एक्रोनिम बना लूंगा। स्मार्ट करके मैंने एक्रोनिम बना लिया। अब दिक्कत क्या आएगी, ऐसे तो बहुत सारे एक्रोनिम बन जाएंगे, तो कैसे याद करेंगे? चलो ओवरलैप तो मेंस है ना, इसमें एब्सोल्यूट गलत कुछ नहीं हो सकता ना। पॉइंट तो कुछ भी लिख दे सब सही है, तो इसमें आपने कभी किसी को, इसीलिए तो मेंस में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी ना। तो मैक्सिमम क्या कर देगा, आधा नंबर दे देगा, 1 नंबर दे देगा, मतलब 8 नंबर में से और कितना कम देगा वो, उससे कम तो देगा नहीं। ऐसा नहीं होगा आपने 2 पन्ने भर दिए और वो 0 दे रहा हो ना। इसलिए वो मेंस का फायदा है कि 100% रॉन्ग नहीं होता इसमें, प्री की तरह इतना गलत हो गया कि नंबर काट ही दिया, ऐसा नहीं होता। रिलेटिव है, इसने बहुत अच्छा लिखा तो इसको ज्यादा मिले, उसने कम अच्छा लिखा तो कम मिले। ऐसा नहीं होगा कि इसने बहुत कम लिखा तो इसके नेगेटिव मार्क्स हो रहे हैं, वो नहीं होता। कुछ कुछ टाइप के टॉपिक्स को ऐसा क्लब कर सकता हूं, जैसा मैंने आपको 3-4 बताया कि ये सब कारक हैं सुशासन के। जब मैं आपको सुशासन थीम पढ़ाऊंगा तो बोलूंगा सुशासन तक पहुंचेंगे कैसे, तो पढ़ाऊंगा सुशासन तक पहुंचने के बहुत सारे टूल हैं। आरटीआई एक टूल है, फिर सिटीजन सेंट्रिक एक टूल होगा, फिर कुछ और टूल होगा, एसएचजी टूल है, प्रेशर है, बहुत सारी चीजें हैं, वो सब टूल्स हैं। तो मैं कह रहा हूं उन सारे टूल्स के लाभ क्या हैं, उनको एक ही लेवल पे याद कर लेते हैं ना। और वो याद करने के लिए सबसे इजी क्या है, तो सबसे इजी है पेपर वाइज, सब्जेक्ट वाइज याद करना। मतलब
कि जब भी मैं स्वयं सहायता समूह पढ़ रहा हूं या दबाव समूह पढ़ रहा हूं या एनजीओ पढ़ रहा हूं, तो मैं सबसे पहला पॉइंट ये सोचूं। अब अपन सिलेबस पे चले जाते हैं। सिलेबस पेपर 1 है, पेपर 1 में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सोसाइटी है। पेपर 2 में पॉलिटी है, गवर्नेंस है, सोशल जस्टिस वस्टिस है, सामाजिक न्याय है, आईआर है। पेपर 3 में आर्थिक इकोनॉमिक्स है, डिजास्टर है, आंतरिक सुरक्षा है, और पेपर 4 में एथिक्स है। तो इसका मतलब क्या मैं इन लेवल पे इसको तोड़ के ला सकता हूं उसके लाभ को? करके देखते हैं कि क्या टूटा कि नहीं टूटा। मैं ऐसे ही कह रहा हूं। तो मैं गया सबसे पहले ऋण जाल से मुक्ति। तो क्या ऋण मेरा किसी पॉइंट में आ रहा है? तो हाँ, इकोनॉमिक्स में आ रहा है। स्वयं सहायता समूह जैसे ही पढ़ूंगा तो पता है अनौपचारिक है और गरीबी उन्मूलन करना है, रोजगार देना है इसने, तो इसका मतलब ऋण से रिलेटेड होगा। तो मैं एक इसके आगे लिख लेता हूं इकोनॉमिक्स। फिर मैं नीचे जाता हूं, गरीबों की आय में वृद्धि। तो अब गरीब देखेंगे तो गरीब है, सामाजिक न्याय करके एक टॉपिक आएगा जिसमें गरीबी लिखा ही है, गरीबी उन्मूलन। तो इसका मतलब ये जीएस 2 में आ जाएगा। तो मैं इसके यहां लिख लेता हूं अपना, ये 2 का पॉइंट है, जीएस 2 का। फिर अपन उसके नीचे आते हैं कि कोई और पॉइंट मिल रहा है। महिला सशक्तिकरण, तो ये जीएस 1 में है, तो ये फर्स्ट पेपर का हो गया। राजनीतिक सशक्तिकरण पेपर 2 में है। ग्रामीण उद्यमिता के लिए माइक्रो फाइनेंस, वैसे तो लिख सकते हैं पेपर 2 में, लिख लो तो लिख लो, नहीं तो छोड़ देंगे, चलो। फिर अपन आए संपत्ति और आय का सृजन, तो एम्प्लॉयमेंट देना पेपर 3 में मिल जाएगा। फिर सामाजिक गतिशीलता पेपर 1 में मिल जाएगा। लिखने तो अपन को 6-7 पॉइंट ही है, मतलब मोटा मोटी मैं सब्जेक्ट वाइज एक टेम्पलेट बना सकता हूं। इसको कहते हैं टेम्पलेट। टेम्पलेट मतलब कुछ तरीके के क्वेश्चंस को सेम सेट पे सोचना। तो आज जो हम पढ़ लिया अपन ने स्वयं सहायता समूह, उसी की जगह अगर मैं दबाव समूह पढ़ूंगा तो दबाव समूह भी किसी का तो सशक्तिकरण कर रहा होगा, महिला का नहीं कर रहा होगा तो समाज का कर रहा होगा। दबाव समूह अगर आय सृजन नहीं कर रहा होगा, मान लो कि सीधा सीधा उससे कोई आय सृजन नहीं है, तो किसी तो जब सरकार नीति बनाती है उसमें उसका कुछ ना कुछ तो सिग्निफिकेंस होगा, कुछ तो किसानों से रिलेटेड नीतियों में उसका कुछ केस होगा, फिर इंडस्ट्री से रिलेटेड उसका कुछ केस होगा। तो इसका मतलब कोई स्ट्रक्चर तो मैं निकाल के ला ही सकता हूं। और ये जो मेरे कीवर्ड्स हैं वो मैं इतनी बार पढ़ लूंगा कि मुझे बाय डिफॉल्ट ही याद हो, कि जब भी मैं आय की बात करूं तो मेरे दिमाग में आ जाए आय और संपत्ति सृजन। जब भी मैं खाद्य सुरक्षा की बात करूं तो मेरे दिमाग में आ जाए खाद्य और पोषण सुरक्षा। तो मतलब मुझे कुछ कीवर्ड्स की मास्टरी कर लेनी है अब अगले 7 दिनों में। जो भी आपने आज तक पढ़ा है उस सब लेखा जोखा को निकाल लो। बहुत बार पढ़ लिया होगा मोटा मोटी, जितनी बार भी प्री के लिए, मेंस के लिए, और उसमें से कुछ कीवर्ड्स की लिस्टिंग बनाना शुरू कर दो। जब वो कीवर्ड्स की लिस्टिंग आ जाएगी तभी अपन उस स्थिति में पहुंचेंगे कि ये कीवर्ड इस टॉपिक स्पेसिफिक हैं। बिकॉज अगर उस टॉपिक स्पेसिफिक कीवर्ड्स अपन ने नहीं लिखे, जैसे ई गवर्नेंस के मल्टीपल डायमेंशन है, तो यहाँ कीवर्ड्स यूज हो सकते हैं। नागरिक चार्टर के कुछ कीवर्ड्स होंगे जो अपने को वहां यूज करने पड़ेंगे। अगर मैं टॉपिक स्पेसिफिक कीवर्ड्स में नहीं जाऊंगा तो मैं कभी ऐसा टॉप नहीं कर पाऊंगा। ऐसा नहीं होगा कि हाँ भाई बहुत टॉप 10 रैंक आ रही है इस बार, और वो फील आ जाता है कि कब आ रही है और कब नहीं आ रही है, कब हम झूठ बोल रहे हैं अपने आप से। तो जब तक ये कीवर्ड्स नहीं होंगे ना आपके आंसर में, तब तक बात नहीं बननी है। तो पहली एक्सरसाइज कि अपने को कीवर्ड्स निकालने हैं। कुछ कीवर्ड्स मैं आपको दे दूंगा, कुछ आप खुद से कर लेना। आपको अभी कीवर्ड्स तो मेरे पास तो ये सारे ही हैं, नोट्स भी सारे ही, बट प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं वो आपको दे भी दूंगा तब भी आपके बहुत काम नहीं आ सकते। खुद मरे ही स्वर्ग मिलेगा ना, ऐसा ऐसा नहीं होगा ना कि आपके पास बहुत पैसा है। मान लेते हैं वो पुणे वाला था ना, वो जो ऐसा खराब सी शर्ट पहन के मोदी जी के पास चले गए थे, बोला और बता क्या हाल है। कितना पैसा था उनके पास में, तो अतः पैसा था, अरे बट फिर भी भगवान ने बुलाया तो जाना ही पड़ा आपको। इसीलिए ये कहावत है कि खुद मरे ही स्वर्ग मिलेगा। तो आपके पास बहुत पैसा है तब भी आप जिम में किसी और को थोड़ी भेज दोगे, जिम का पैसा तो मैं दे देता हूं, या मुझे एक्सरसाइज करनी तो आती है, ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे होती है, बट कर कोई और ले, ऐसा नहीं होना ना। आपको कल परसों एक वीडियो बनाया था, उसके अंदर मैंने 20-25 नोट्स दिए भी हैं, आप वहां से डाउनलोड कर भी सकते हो। बट याद रखना मेरी बात, जब तक अपने हाथ से नहीं उतारोगे एग्जाम में नहीं उतरेंगे। फील जरूर आ जाएगी बट उतरेंगे नहीं एग्जाम में। एग्जाम में अगर उतारना है तो अपने हाथ से उतारना पड़ेगा इसको। आप पढ़ सकते हो, इससे देख सकते हो, इसको समझ सकते हो, स्ट्रक्चर बना सकते हो, उतारना अपने हाथ से ही पड़ेगा भाई। जब तक हाथ से नहीं उतारोगे तब तक बात नहीं। 20-25 दिन बाद आप उस स्थिति में पहुंचोगे जब आप 1 पेजर के नोट्स बना पाओ।
हर टॉपिक के नहीं बनाएंगे। पीसीएस में अच्छा ये होता है कि रिपीट ही होता है बहुत सारा। अगर आप बहुत अच्छा काम करोगे, वो भी बैच टू बैच रेफर करता है, बहुत अच्छा काम करोगे तो कुछ टॉपिक्स तो मैं ही दे दूंगा इसमें से, ताकि आपके लिए सरल हो जाए, आप इसके ऊपर काम करो इंस्टेड कि आप बेस लेवल पे काम कर रहे हैं। फिर आ गया स्वयं सहायता समूह की चुनौतियां। अब चुनौतियों में हर पॉइंट पे एक फैक्ट चाहिए, वो मेंस बूस्टर में नहीं है। तो मेंस बूस्टर आपके बेस नोट्स होंगे, उस बेस नोट्स के ऊपर आपके पास में क्यूईपी के नोट्स होंगे। तो जैसे ये क्यूईपी है, क्यूईपी का मतलब है, अब जैसे यहां पे जो था उसमें वो टॉपिक नहीं था, उसमें था स्वयं सहायता समूह क्या है और स्वयं सहायता समूह के लाभ क्या हैं, उसकी चुनौतियां क्या है और आगे की राह क्या है, बेस लेवल का कंटेंट। उसके ऊपर जो क्यूपी आता है वो बनता है प्रेडिक्टेबल, जो जो क्वेश्चंस मैं प्रिडिक्ट करता हूं कि भाई ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है। इसमें जब आप स्वयं सहायता समूह पढ़ोगे तो स्वयं सहायता समूह का एक डायग्राम मिलेगा, जो ये बैंक लिंकेज प्रोग्राम बता रहा था बच्चा। तो एसएचजी और बैंक लिंकेज बन गया, एसएचजी का परिचय आ गया, एसएचजी का विकास कैसे कैसे हुआ है वो आ सकता है। नहीं तो मैं डायग्राम बनाऊंगा एक्स्ट्रा इंट्रोडक्शन के बाद कि भैया पहले वो एक सर्वाइवल के फेज में था, फिर आजीविका का फेज आया, फिर छोटे छोटे उद्यम बनाने इसने शुरू किए, फिर स्वयं सहायता समूह गरीबी उन्मूलन में क्या भूमिका निभाता है, स्वयं सहायता समूह ग्रामीण विकास में, और ये लास्ट ईयर के हैंड आउट है, फिर स्वयं सहायता समूह समावेशी विकास में। ये हुए एग्जाम के हिसाब से। ये मुझे लगता है कि समावेशी विकास में स्वयं सहायता समूह क्या भूमिका, उसका क्वेश्चन आ सकता है। तो फिर यहां वैसे ही पॉइंट जनरेटेड है। पहले अपन बेस पढ़ सकते हैं, जो मैं चाहूंगा आप घर से पढ़ के आओ, क्योंकि मैं उस पर पढ़ूंगा तो फिर तो आप जून में दे सकते हैं। अगर जून से पहले मेंस आ गया तो गड़बड़ है। मैं पढ़ा तो सकता ही, पढ़ाता तो हूं यूपीएससी में, बट आप लोगों के पास क्या है कि वो यूपीएससी वालों के लिए तो एक साल पढ़ाया मोटा मोटी, अपने पास है नहीं एक साल। तो मैं ये चाहूंगा कि वो जो मेंस बूस्टर है उसकी सॉफ्ट कॉपी हम आपको दे देंगे। तो सॉफ्ट कॉपी से कीवर्ड निकाल के अपना उसी में ही एक बेस पढ़ के आना क्लास के अंदर, ताकि मैं ये पढ़ा पाऊं प्लस मैं आपसे कुछ आंसर राइटिंग करवा पाऊं कि जैसे महिला विकास में क्या भूमिका है, तो क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। तो इसलिए ये एग्जाम रिलेवेंट है। स्वयं सहायता समूह की चुनौतियां क्या हैं। अब यहां पे क्या होगा कि मैं चुनौतियां आपको लिख के दे दिया, वहां वाले में क्या था, जो अपन ने एमबीएस पढ़ा था वो एक डायग्राम के थ्रू पढ़ाया था बस मैंने, छोटा सा, वो आपने खुद से पढ़ लिया, एटलीस्ट आइडिया हो गया। ये मैं आपको क्लास में पढ़ा दूंगा, ये उससे ज्यादा बेहतर है, एग्जाम्पल्स हैं इसके अंदर बहुत सारे, और कक्षा के अंदर उत्तर लेखन में मैं आपको इसकी टेम्पलेट फिल करा दूंगा। तो अपन बेस घर से पढ़ के आए, एक क्वालिटी क्लास में डिस्कशन हुआ, आंसर राइटिंग मैंने क्लास में करा दी, तो अपना काम हो गया। वो वाला, ये वाले 3 फेजेस में अपन चलेंगे। एक बेस आपको पढ़ के आना है, मैं एडवांस में बता दिया करूंगा, जो भी फैकल्टी होगी वो एडवांस में बता दिया करेगी भाई ये होने वाला है। रफ शेड्यूल आपको मिल गया है, 100% उसको फॉलो नहीं कर पाऊंगा मैं, बट हाँ 90% उसको फॉलो कर लेंगे। उसका भी रीजन है कि मान लो आप कुछ एथिक्स की क्लास ले रहे हैं और आप कह रहे हो सर थोड़ा और पढ़वा दो, वीक है, तो हो सकता है अगर 10 क्लास प्रॉमिस की हो तो 15 करा देंगे। वो तब इशू आता है जब मानो 10 हैं और फिर मैं 10 में से 6 कर दूं, तो गड़बड़ होगा, तब आप मुझे बोल सकते हो यार ये तो कम है। पर दिक्कत ये होगी कि मानो यूजुअली हो जाता है, जैसे एथिक्स है और पेपर 6 है, अब वो दोनों ही बड़े अनप्रेडिक्टेबल से हैं, तो उसमें हम भी चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर पाए और आप भी चाहते हो ज्यादा से ज्यादा हेल्प मिल पाए। तो अगर मैंने उसमें मानो 20 क्लासेस बताई हैं 5-6 की मिला के शायद, और आपको नहीं सर 25 क्लास कर दो, 28 कर दो, टॉपर की क्लास कर दो, इस सर की एक्स्ट्रा क्लास कर दो, गवर्नमेंट स्कीम रटवा दो, बड़े सारी चीजें होती हैं, तो वो कुछ क्लासेस एक्स्ट्रा हो जाती हैं। तो अगर मैं शायद 84 क्लास बोली है, तो मोटा मोटी 100 क्लास के आसपास में हो जाएंगी, वो मुझे अभी से ही पता है, तो इसलिए शेड्यूल हल्का सा खिंच जाता है। तो स्वयं सहायता समूह की जब मैं चुनौतियां पढ़ूंगा तो मैं आपको एक टेम्पलेट पढ़ाऊंगा, पिट्स 3-4 मैं क्लास में बता दूंगा, 3-4 आपको घर से पढ़ के आना होगा कि स्वयं सहायता समूह की चुनौतियों में ही पिट्स क्यों लगाना है। पिट्स तो मैं उच्च शिक्षा में भी लगा सकता हूं, क्योंकि है तो चुनौतियों से ही रिलेटेड। तो जितने भी चुनौतियों रिलेटेड पॉइंट होंगे उसके अंदर मैं आपको कुछ टेम्पलेट बेस्ड आंसर राइटिंग पढ़ाऊंगा। अगर है तो दिखा देता हूं, हिंदी के कुछ फील्ड टेम्पलेट्स हैं अपने पास में, और फिर ये आगे की राह है 1 2 3 4। यहां आपको कंटेंट भी वैसा ही मिलेगा जो मैं आपको बता रहा था कि यहां की सब हेडिंग्स आपको काफी अच्छी मिलेंगी जो मेंस बूस्टर सीरीज में है। सीधा वहां इसलिए नहीं दे दी कि वो समझ नहीं आएंगे फिर आपको, तो इसलिए वो बेस पढ़ना। इनकी जो सब हेडिंग्स हैं वो आपको काफी अच्छी सब हेडिंग्स मिलेंगी बाकी सबसे, तो आप इसको सीधा एग्जाम में यूज भी कर सकते हैं अगर आप इसको सीधा सीधा यूज करना चाहो।
अब एक सेकंड और थोड़ा सा बस में खत्म। तो स्वयं सहायता समूह की चुनौतियों को मैं अभी के लिए मानो छोड़ता हूं और आगे की राह को भी छोड़ता हूं। तो आप एक बार इस चुनौतियों को खुद से पढ़ो और इसके लाभ को खुद से पढ़ो, बस फिर मुझे बताओ, फिर हल्का सा आगे की राह पढ़ाऊंगा, फिर कुछ और काम कराना है। हैंडआउट मिला है, वहां से पढ़ना शुरू करो। ग्रामीण उद्यम संवर्धन, बट वो आय संवर्धन हो गया था बेटा, ऑनलाइन के बच्चे हैं तो इसलिए। जब पढ़ लो तो बता देना। फिनिश हो गया? चुनौती डाले किसमें? अगर परीक्षा में नहीं पूछा है तो भी लिखना तो है ही। मैं तो कह ही रहा हूं, क्योंकि जैसे मानो एक क्वेश्चन, अभी वो अगला आंसर राइटिंग कराऊंगा ना, तब बता दूंगा। मैं जो आपको कह रहा था कि पिट्स चैलेंज करके बताऊंगा मैं आपको कि भाई एक किसी नीति में प्रॉब्लम होगा, एक किसी कानून में प्रॉब्लम होगा, उत्पादकता में प्रॉब्लम होगा, नवाचार में प्रॉब्लम होगा, निवेश में प्रॉब्लम होगा, संरचना में प्रॉब्लम होगा, कुछ इंटरमीडिएरीज में प्रॉब्लम होगा, तकनीक में प्रॉब्लम होगा, ट्रेनिंग में प्रॉब्लम होगा। तो ऐसा ऐसा करके मैं आपको बताऊंगा और उसको 7-8 टॉपिक्स में भरवा लूंगा। तो मतलब स्कूली शिक्षा प्रणाली से जुड़ी चुनौतियां, पहला पॉइंट नीति से रिलेटेड होगा, दूसरा पॉइंट भी कुछ गुणवत्ता या उत्पादकता से रिलेटेड होगा, ये फिल कर दिया। फिर आ गया मानो कृषि संकट के कारण क्या है, तो कुछ नीति का पहला पॉइंट होगा अप्रभावी नीतियां। फिर उत्पादकता अंतराल दूसरा पॉइंट हो गया, तो उत्पादकता से रिलेटेड हो गया। तो ऐसे करके मैंने 7-8 पॉइंट आपके फिल कराए। जनसांख्यिकीय लाभांश की क्या क्या चुनौतियां हैं, कैसे नहीं होगा, तो नीति का कोई प्रॉब्लम होगा, गुणवत्ता का प्रॉब्लम होगा। भारत में भूमि सुधारों को लागू करने में कौन कौन सी चुनौतियां रही हैं, तो अप्रभावी नीतियां हैं, खंडित भूजोत है। सिमिलरली अपन अगर नेक्स्ट चले तो फसल का हो गया, फसल विविधीकरण, एमएसपी की कानून में क्या क्या चुनौतियां हैं, और नागरिक चार्टर को लागू करने में क्या चुनौतियां हैं। तो नागरिक चार्टर में भी एक नीति से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, बिकॉज नागरिक चार्टर में उसको स्टैट्यूटरी स्टेटस नहीं मिला हुआ, कानून नहीं बना हुआ इसका कोई, तो नीतिगत दुर्बलता हो गया, चार्टर को कानूनी रूप से बाह्यकारी ना बनाना। फिर दूसरा हो गया प्रोडक्टिविटी का, उत्पादकता का, क्वालिटी का, तो विश्वसनीयता का अभाव है। तीसरा हो गया नवाचार में प्रॉब्लम है। अगला हो गया तकनीकी पिछड़ापन। तो मतलब जितनी भी चुनौतियां आएंगी अपने को, उसका 70-80% पॉइंट तो आप इससे बना सकते हैं। एक दो पॉइंट होंगे जो अलग होंगे स्पेसिफिक, बट 70-80 यहां से निकल जाएंगे। तो अगर मैं इतने टॉपिक्स पे वो टेम्पलेट भर लूं, तो इसका मतलब 20 में से 7-8 क्वेश्चन आपके सॉर्टेड है। बचे हुए क्वेश्चंस जो होंगे उसमें कुछ वैल्यू एड और कर लेंगे, तो इसका मतलब 12-13 क्वेश्चन आपके कंपटीशन से बहुत ऊपर हो जाएंगे। फिर आता है कि मुझे वैसे ही याद हो जाता है सर, मैं टेम्पलेट याद क्यों करूं। तो अगर आप टेम्पलेट से याद करेंगे तो आप फास्ट लिख पाएंगे, तेज लिख पाएंगे। तो इसका मतलब कुछ समय बचेगा, जो समय बचेगा उसी में तो ग्राफ बनाओगे, वरना अब तक भी तो उत्तर लेखन कर रहे हो, समय तो नहीं बचता। ऐसा कोई थोड़ी है जो 3 घंटे का पेपर 2 घंटे 50 मिनट में करके ऐसा बैठ जाता। और बताओ, इसका मतलब समय नहीं बच रहा है, और मैं कह रहा हूं समय बचाना है, तभी तो ये ग्राफ बनाओगे, तभी तो ये फॉर्मूला बनाओगे, वरना फॉर्मूला बनेंगे कहां से। तो इसका मतलब मुझे समय बचाना है। समय कैसे बचेगा, जब मैं पॉइंट्स एक तरीके से सोचूं। तो अपने दिमाग को ट्रेन करेंगे एक तरीके से सोचने का। अभी भी तो जब मल्टीटास्किंग करना है, जब ब्रश कर रहे हो, इतनी बार बचपन से ब्रश कर चुके हो कि आप ब्रश करते करते टाइम या तो टीवी देख लेते हो या वीडियो कुछ और देख लेते हो, दिमाग में चला भी जाता है, ब्रश भी हो जाता है। कैसे होगा, बिकॉज वो मल्टीपल टाइम्स ट्रेन हो चुका है। तो वैसे ही टेम्पलेट 70-80-90 भर देंगे, ताकि मेरे वो क्वेश्चंस जैसे ही आए मेरा काम यहीं से सॉल्व हो जाए। जैसे क्वेश्चन आया कि ग्रामीण विकास में स्वयं सहायता समूह की क्या भूमिका है, मैं तो कह रहा हूं कोई स्कीम भी तो पूछ सकता है वो, कि ग्रामीण विकास में स्वामित्व स्कीम की क्या भूमिका है, ग्रामीण विकास में नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन एनआरएलएम की क्या भूमिका है, तो कुछ भी पूछ सकता है। तो इसका मतलब ग्रामीण विकास पता होना चाहिए कि ग्रामीण विकास में कौन कौन से पॉइंट होते हैं। उसके बाद मैं लिख दूंगा कि जब भी मैं ग्रामीण विकास की बात करता हूं तो उसमें ये 6 पॉइंट होने बहुत जरूरी है। और वो पॉइंट आएंगे कहां से, वो मैं ला के आपको सरकार के सोर्स से ही दूंगा। तो होता क्या है, सुशासन के लिए एक इंडेक्स है जो यूपी गवर्नमेंट निकालती है, तो 10 पैरामीटर के बेसिस पे निकालती है। तो इसका मतलब वो 10 पैरामीटर सरकार चुन रही है कि अगर मुझे विकास करना है तो उन्हीं 10 पैरामीटर के बेसिस पे विकास करूंगा। तो आप उसी 10 को रट लेंगे कि एक शिक्षा से रिलेटेड होगा, एक हेल्थ से रिलेटेड होगा, एक रोजगार से रिलेटेड होगा, एक कृषि से रिलेटेड होगा। तो अगर वही 10, जैसे आपको कभी बोला कि यार सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, तो एसडीजी के 16-17 पॉइंट से बढ़िया सस्टेनेबल डेवलपमेंट कौन बता देगा आपको।
दुनिया लगी बैठी दिमाग लगा यूएन बना, तब वो बोला कि हाँ इसको बोलते हैं भाई सतत विकास, ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपको कोई बोला यार सुशासन है, उसके पॉइंट्स क्या होंगे? पूरा वर्ल्ड बैंक बैठा, उसने बोला कि जिस जिस भी देश में ये 8 पॉइंट होंगे वहां बोलेंगे सुशासन है। जैसे आया कि डिजिटल इंडिया है, तो डिजिटल इंडिया के जो 8-9 पिलर्स हैं, वही 8-9 पिलर्स तो बताएंगे कि डिजिटल इंडिया सक्सेसफुल हुआ कि फेल हुआ। तो इसका मतलब अगर मैं वो 9 पिलर पढ़ लूं तो मेरा काम हो जाए। तो इसका मतलब अगर मैं गवर्नमेंट सोर्सेज के कुछ कुछ चीजें निकाल के उनकी टेम्पलेट बना लूं, आपका काम हो जाएगा। तो वही टेम्पलेट निकालनी है, वही अपने को पढ़नी। ये तो हुआ इजी काम। अच्छा, जिसमें आप सुन रहे थे और मैं बोल रहा था। अब उल्टा काम होगा। चलो अब आपको लिखना है उत्तर। 8 मार्कर क्वेश्चन। 8 मार्कर क्वेश्चन को एग्जाम में लिखने के लिए कितना टाइम मिलता है? 7.5 मिनट मिलते हैं। तो मैं आपको दे रहा हूं 10 मिनट। अगर आपके पास ब्लैंक शीट है तो कृपया करके उसे 15 सेंटीमीटर की विड्थ में और 21 सेंटीमीटर की हाइट में एक लाइन खींच लीजिए। और अगर आपके पास ब्लैंक शीट नहीं है, आप यार दोस्तों से ले लीजिए। ये मुझे बता रहे थे कि एक समोसे में दे देंगे, उसमें चेक नहीं करूंगा। तो आप 1-2 पन्ना मांगिए, इसके लिए कुछ इतना 15-16 सेंटीमीटर। अरे फोल्ड कर ले इसको, ये ब्लैंक पेज सही है, बढ़िया है इसमें। हाँ स्केल से लाइन खींच ले बस तू। 15-15.5 सेंटीमीटर के इसकी। ऑनलाइन के लिए भी सेम ही रूल एप्लीकेबल है। आपको आंसर्स लिख के और टेलीग्राम वाले ग्रुप पे शेयर कर देने हैं। ये पहले आंसर हैं, ये मैं चेक करूंगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलो दो मिनट और दे रहा हूं। कि एक बच्चे ने लिखा इंट्रोडक्शन ठीक है, उसके बाद अपन ने ये एसएचजी पंचसूत्र का एक डायग्राम बनाया है। मेरे हिसाब से ये डायग्राम बहुत अच्छा नहीं है। अच्छा मतलब रिलेवेंट नहीं है। रिलेवेंट क्यों नहीं है? बिकॉज सवाल पूछा है कि ग्रामीण विकास में डैश की भूमिका। तो इसका मतलब आपके सारे पॉइंट्स वहां से निकलने चाहिए कि गांव को क्या क्या चाहिए। तो इसका मतलब क्वेश्चन स्वयं सहायता समूह एक पार्ट होगा, तो स्वयं सहायता समूह उदाहरणों के रूप में आएगा, बट ग्रामीण विकास मेन थीम है इसका। तो ग्रामीण विकास के डायमेंशन पता होने चाहिए अपने को। सामाजिक आर्थिक डायमेंशन कि भाई रोड की कनेक्टिविटी नहीं है, शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं है, आर्थिक कुछ रोजगार के साधन नहीं है, फिर कुछ चिकित्सा रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, शिक्षा रिलेटेड प्रॉब्लम, कौशल रिलेटेड प्रॉब्लम, अवसंरचना का प्रॉब्लम, प्रौद्योगिकी का प्रॉब्लम, यही सारे तो चाहिए ना विकास के लिए। उनके उदाहरण एसएचजीज के आ जाएंगे कि एसएचजी ने बुलंदशहर में ये कर दिया, इस पापड़ में वो कर दिया, यहां ये कर दिया, ऋण भुगतान में ये कर दिया। बट मेन क्वेश्चन तो ग्रामीण विकास का है। तो इसका मतलब ये जो डायग्राम अपन ने बनाया है इसमें नंबर नहीं आएंगे, और अगर नंबर नहीं आएंगे तो फिर मैं बनाऊं ही क्यों। तो इसका मतलब ये डायग्राम रिडंडेंट है, मतलब रिलेवेंट कम है। फिर दूसरा आपने लिखा है ग्रामीण विकास में एसएचजी की भूमिका। हेडिंग अच्छी है, बट जब मैं मेन हेडिंग को बक्से में डालता हूं, देखो ये सब मैं पढ़ाऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, जब मैं आपको आंसर राइटिंग के बेसिक्स पढ़ाऊंगा। ये उसी की क्लास है जो नेक्स्ट मैं आंसर राइटिंग की क्लास पढ़ाने वाला हूं, कि आपको कौन कौन से पार्ट्स को बॉक्स में डालना है। अगर शीर्षक को बॉक्स में डाल रहा है तो उपशीर्षक मतलब सब पार्ट्स को अपन अंडरलाइन करेंगे, सिर्फ उसको बक्से में नहीं डालेंगे। क्या क्या चीजें करनी है, क्या क्या नहीं करनी है, एक पेज पे कितने शब्द होने चाहिए, कितने नहीं होने चाहिए, वो नेक्स्ट क्लास में मैं कवर कराऊंगा ही। बट आज वाला मैं समझना चाह रहा था कि अगर एकदम खाली में बैठे हैं और कंटेंट अच्छा है फिर भी नंबर नहीं आ रहा, जैसे अपन यहाँ ग्रामीण विकास में एसएचजी की भूमिका पहले को बक्से में डाला, दूसरे को डाला, तीसरे को डाला, चौथे को नहीं डाला। अब मैं हूं 60 साल का इवैल्यूएटर, आंखें तो कमजोर हो ही जाती है मोटा मोटी बुढ़ापे में। और नहीं लिखना, लिख लिया जितना लिखना था, बंद कर देंगे। हाँ तो मतलब मेरे लिए सरल नहीं बना कि कब सब पॉइंट्स लिख रहा है और कब मेन हेडिंग लिख रहा है। तो इसका मतलब आपको उसको एक फ्लो देना पड़ेगा कि मेरी सारी हेडिंग्स बॉक्स में होंगी और मेरी सारी सब हेडिंग्स नॉर्मल होंगी, किसी को अंडरलाइन करूंगा, किसी को कुछ और करूंगा। तो ये फ्लो के हिसाब से अच्छा नहीं है, इट इज नॉट गुड। फ्लो वाले बोला कंटेंट एंड ऑल के लेवल पे अच्छा है, बट फ्लो के हिसाब से अच्छा नहीं है। बट फ्लो इज सेकेंडरी अगेन। फिर आप आए चुनौतियों पे। अब मेन पार्ट तो यही पूछा था ना, ग्रामीण विकास में एसएचजी की भूमिका क्या है। इसमें तो 8.8 मार्कर है, तो
7 पॉइंट तो लिखने ही पड़ेंगे, 6 पॉइंट तो कम से कम। 6-7 पॉइंट से कम लिख रहे हैं तो फिर कंटेंट आएगा नहीं। फिर अपन ने यहां लिखा चुनौतियां, यहां लिखा आगे की राह। किसी भी चुनौती में फैक्ट नहीं है, चलो मान लो नहीं आता है, तो मैं कह रहा हूं चुनौतियों को यहां आधे पार्ट में लिख लो और आगे की राह को आधे पार्ट में लिख लो, इतने में ही मेरा सारा उत्तर आ जाएगा। ये जो आपको ग्रामीण विकास में एसएचजी की भूमिका के लिए कंटेंट कम पड़ रहा था, मतलब स्पेस कम पड़ रही थी, वो स्पेस आपको यहां तक मिल जाएगी। तो आपको यहां 2 पॉइंट और लिखने चाहिए, चुनौतियों को यहां लेफ्ट साइड में लाना चाहिए, आगे की राह को उसके बराबर में राइट साइड में लिखना चाहिए। मतलब इस तरीके से बता रहा हूं मैं कि यहां लिख दिया अपन ने चैलेंजेस, यहां मैंने टेबल बनाया, यहां लिखा मैंने वे फॉरवर्ड, और ये आपकी आंसर कॉपी है ना, यहां से यहां आपकी आंसर कॉपी है। यहां मैंने पहली चुनौती लिखी, दूसरी लिखी, तीसरी लिखी, चौथी लिखी, पहला आगे की राह, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये यहां खत्म होगा और फिर यहां मेरा कंक्लूजन आ जाएगा। ऐसे मिनिमम जगह में मैं मैक्सिमम डायमेंशंस दे सकता हूं, तो वो वहां से मेरे हिसाब से कवर कर लेने चाहिए थे। एक बात और बता कि ये जो ये आपको आता ही नहीं था ग्रामीण विकास में एसएचजी की भूमिका, या जगह नहीं थी अपने पास में, या टाइम नहीं था, क्या इशू आया कि यहां तो खाली जगह छोड़ी, तो खाली जगह तो छोड़नी नहीं है, वो अपन ने देखी पहले क्लास में, जो खाली जगह छोड़ोगे वो कटेगी। तो ये पार्ट क्यों छोड़ा? टाइम की कमी थी, स्पेस की कमी थी, कि कंटेंट की कमी थी? ये पेज बड़ा है, वो तो तेरे को एक ही लाइन में खत्म करना पड़ेगा, ये तो डायग्राम रिडंडेंट है, तो इसका मतलब स्पेस की कमी थी। अरे वो तो पता है मुझे, बट मैं कह रहा हूं कि आपने 6 ही पॉइंट क्यों लिखे, किस चीज की कमी थी? तो तू कह रहा है जगह नहीं आती, इसका मतलब स्पेस की कमी थी। कमी किसकी थी? 6 ही क्यों लिखे, और आगे पॉइंट क्यों नहीं लिखे, वो पूछ रहा हूं बस मैं। 6 भी नहीं है, नंबर खा गया तू, 1 2 3 5 6 4 नहीं है इसमें, तो ये 5 ही पॉइंट क्यों लिखे, 7 क्यों नहीं लिखे, वो जानना चाह रहा हूं। समय नहीं था, स्पेस नहीं है, जगह नहीं है, कि आता नहीं है? 3 में से एक रीजन तो होगा। क्या रीजन था? दूसरी बार पॉइंट ऑप्शन दो क्या? आता तो होगा ना यार, किसी भी चीज के लाभ कैसे नहीं आते होंगे? एसएचजी के लाभ जो है वो तो वैसे ही आ जाएंगे ना यार, और कुछ नहीं आएगा तो ऋण भुगतान कुछ और, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यही ये पूछ लेता कि भारतमाला के 4 ऑब्जेक्टिव क्या हैं, वो तो बोल सकते हो नहीं आते हैं, बट भारतमाला का फायदा क्या है, ये नहीं आएगा। आएगा ना यार, उस समय टाइम के हिसाब से सोच नहीं पा रहे हो, बट ऐसा नहीं है कि वो नहीं बना सकता, कुछ भी जोड़ देंगे यार भारतमाला में। तो युद्ध के टाइम पे ज्यादा से ज्यादा फोर्स जल्दी चली जाएगी, वहां तक के पॉइंट जुड़ सकते हैं ना। ई कॉमर्स को फायदा मिलेगा, नए रोजगार के साधन होंगे, बहुत कुछ जुड़ सकता है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन की, इस हेडिंग में नॉलेज की तो प्रॉब्लम नहीं है, या तो टाइम की प्रॉब्लम है या स्पेस की प्रॉब्लम है, 2 ही प्रॉब्लम आई निकल के। अब टाइम और स्पेस में से कौन सा मेजर था कि सर ये ज्यादा दिक्कत था और ये तो फिर भी मैनेज कर लूंगा? टाइम की जगह। अच्छा, तो प्रॉब्लम ये है कि पुरानी आदत अनलर्निंग करनी पड़ेगी फिर तो बहुत से। ये जो पुरानी अपन सीख के आए हैं वो ऐसा है कि पहले पेज पे फर्स्ट हेडिंग खत्म कर दो, दूसरे पेज पे दूसरी हेडिंग शुरू करो। बट मैं कह रहा हूं ये हेडिंग तो पूछी नहीं है ना, ये हेडिंग तो पूछी नहीं है, इसका मतलब इसको हेडिंग नहीं कह सकता। हेडिंग मैं तभी कहूंगा जब मेन पार्ट पूछा गया है, वरना उसको कहते हैं बिटवीन द लाइंस। पूछा नहीं है बट मेरे को अपना 0.25 मार्क्स लेना है, तो मैं बिटवीन द लाइन समझ के उसको लिख के दे रहा हूं बस। तो इसका मतलब जो नहीं पूछा है उसको कम जगह देंगे, और जो पूछा है उसको ज्यादा जगह देंगे। तो अगर तू चुनौतियों को यहां लिखता और आगे की राह को यहां लिखता, तो तेरे पास फिर भी इतनी जगह बच जाती, मतलब फिर अपने पास जगह बच जाती। फिर मुझे लगता है कि तू यहां इसमें और पॉइंट्स ऐड कर सकता था, फिर अपने पास हो जाता जितना मैं समझ पाया। बट इसमें कोई डायग्राम भी नहीं बनाया अपन ने, वो क्यों नहीं बनाया? कोई तो ग्राफ व्राफ बना लेते। आदत नहीं है, सीखा नहीं है, और तुरंत ऐसे अभी तो समझा, ब्रश करते टाइम तुरंत आ जाता है, टीवी समझ आ रही थी, ब्रश वहीं जाता, कहीं नहीं जाता दाएं बाएं। तो उसका रीजन होगा कि आदत नहीं है, कि जब तक हम वो अलग से उसकी तैयारी नहीं करें ग्राफ व्राफ की, वो निकल के नहीं आएगा। फिर आपने कुछ में तो उदाहरण लिखे, 1-2 में, बाकियों में नहीं लिखे, बट ये उदाहरण तो ऐसा निकल के नहीं आ रहा ना, दिख तो नहीं रहा मुझे अलग से कि यार ये उदाहरण है बच्चे का, वो अलग से नहीं दिख रहा। इसका मतलब लेजिबिलिटी का भी इशू है। मतलब जब तू उदाहरण लिख रहा है तो वो सर्कल कर, ट्राइंगल में डाल, कुछ तो ऐसा कर कि मुझे वो अलग अलग सा दिखाई दे।
तो इसका मतलब कंटेंट तो फिर भी मान लो आपका ठीक है, बट कंटेंट अलोन इज नॉट इनफ। मेंस लिखा है इससे पहले कभी? एक से ज्यादा बार लिखा है, 3 बार लिखा है। क्या सीखा कि 3 बार के मेंस में क्या गलत जा रहा था? पेपर नहीं पूरा हो रहा, पेपर पूरा हो रहा है, तो कंटेंट की कमी लग रही है कि वैल्यू एडिशन। दो चीजें होती है देखो, एक कंटेंट, कंटेंट जो मैंने आपको पढ़ाया, और एक वैल्यू एडिशन। एक हर आप अपने के हिसाब से अपनी अपनी कमियां कभी अपन निकाल भी पाते हैं और कभी नहीं भी निकाल पाते हैं। मेरे पास यूजुअली थोड़ा समझदार सा ही बच्चा आता है। समझदार उसको कहता हूं जिसको अपनी कमियां पता होती है, समझदार है। कमी पता है तो दूर कर लेंगे, पता ही नहीं है तो फिर ओवर कॉन्फिडेंस बहुत खराब चीज है। तो सबसे, आपको क्या लगा सबसे गड़बड़ ये है? क्या है वो सबसे गड़बड़ की 3 बार मेंस लिखना मतलब ठीक ठाक से नॉलेज है, तो ऐसा क्या इशू है जो अपन सुधार नहीं पा रहे? अपना वीक पॉइंट क्या है वो नहीं समझ पा रहे? लिख, 3 पॉइंट बताता हूं किस किस पे काम करना। सबसे पहले लेजिबिलिटी पे काम करेंगे तेरी। मतलब लेजिबिलिटी मतलब मुझे उत्तर जो देखना है ना वो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा होना चाहिए। लेजिबिलिटी का मतलब ये है, जैसे मैं आपको ये आंसर दिखा रहा हूं, ये पहला इंट्रोडक्शन लिखा, 2 3 4 पॉइंट्स लिखे, कॉमा वोमा डाल के लिख रहा है, फिर सेकंड पॉइंट लिखा, पैराग्राफ लिखा, कंटेंट इसका अच्छा है, जो अपन ने लिखा है मित्तीय समावेशन, ये वो सब लिखा है, महिला सशक्तिकरण लिखा है, सब भागीदारी लिखा है, आर्थिक सशक्तिकरण लिखा है इसने, एसएचजी उद्यमशीलता लिखा है, आजीविका संवर्धन लिखा है, सामुदायिक विकास लिखा है, नीति क्रियान्वयन द्वारा एसएचजी ग्रामीण विकास में लिखा है, कंक्लूजन भी अच्छा लिख रहा है कि समग्र रूप से अपना योगदान देते हैं। तो देखने के हिसाब से तो ये जो आप देख रहे हो ये आंसर अच्छा है, ये जो अपन ने अभी देखा है, आपके आंसर से देखने में ये आंसर अच्छा है, लेकिन नंबर इसके कम आएंगे आपके कंपैरिजन में, कि आपने उसको कुछ खांचों में तोड़ा है और जो नहीं पूछा गया है उसको थोड़ा थोड़ा स्पेस दे दिया है। बट इस पूरे में जो सेकंड प्रॉब्लम आपके साथ में है वो है कि इसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं है। मतलब दिस इज जस्ट अनदर आंसर। अगर हम आकाश नाम है इनका, अगर हम आकाश का आंसर देख रहे हैं और आपका नाम क्या है, और संजय का आंसर देख रहे हैं, तो मतलब इवैल्यूएटर को ऐसा कोई बहुत फर्क नहीं लगेगा। एक बार दिखाओ, ये इनका आंसर है जो मैंने आपको यहां पे दिखाया। ये पहला पैराग्राफ आया, फिर दूसरा पैराग्राफ आया, फिर तीसरा पैराग्राफ आया, फिर चौथा आया, फिर पांचवा आया, फिर छठा आया, और फिर खत्म हो गया। यहां पे खत्म हो गया। सच बताना है कि मीठा बताना है? ऑनलाइन क्लास में है, बच्चे भी, क्या सुनना चाह रहे हो जिंदगी में? दोनों, ये बता दो। तुम नहीं, तुम्हारा क्या है? तुम पुराने बच्चे, तुम समझते हो मुझे, जो भी बोलेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मन अपनी मर्जी से ही बताएगा। बट इनसे पूछ लेते हैं कि क्या जानना चाह रहे हो। देख भाई, जब तक तुम्हारी आंसर कॉपी में हर दूसरे या तीसरे आंसर में वाव नहीं मिलेगा इवैल्यूएटर को, तो 100% वाला सिलेक्शन तो नहीं होगा। फिर ऐसा होगा कि हाँ, थोड़ा किस्मत से हो जाए, थोड़ा इससे हो जाए। अब मैं आपको दूसरा आंसर दिखाने वाला हूं, और ये बच्चा तो खैर पीसीएस नहीं दे रहा है यूपी वाला, बट हाँ यूपीएससी टाइप देगा ये। बट ऐसे बहुत सारे आंसर्स इससे 80% में बहुत सारे आंसर्स हैं जो मेरे पुराने वाले बैच के बच्चे लिखते हैं, या जो अभी में लिख रहे हैं। स्वयं सहायता समूह का सवाल आया तो मैंने 3 साढ़े 3 लाइन में एक इंट्रोडक्शन लिखा, ग्रामीण विकास से रिलेटेड है, तो मैं बोला भाई साहब यूपी स्पेसिफिक उदाहरण दूंगा या यूपी स्पेसिफिक परिचय दूंगा। तो मैं बोला 90 लाख के आसपास पे स्वयं सहायता समूह आए, जिसमें से 8.5 लाख जो है वो यूपी से हैं। फिर मैंने लिखा उसका सोर्स, तो ये आ गया एनआरएलएम की रिपोर्ट। तो मेरा इंट्रोडक्शन परफेक्ट हो गया। ये मेरा फैक्चुअल इंट्रोडक्शन है, मैंने फैक्ट डाल दिया, मैंने यूपी का एक तड़का डाल दिया और सोर्स डाल दिया, तो ये मेरा इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। तो मैंने यहां पे स्वयं सहायता समूह को डिफाइन क्यों नहीं किया? बिकॉज मेरा सारा कॉम्पिटिटर यही कर रहा है। आप कोई भी बच्चा उठा लो, हर कोई यही करेगा, अनौपचारिक है, ये है, ये है, ये है, काम खत्म है। तो वो तो इवैल्यूएटर ने पढ़ ही लिया है ना, वो तो उसको अब नहीं चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन ग्रामीण विकास का है, स्वयं सहायता समूह का नहीं है। तो अगर ग्रामीण विकास से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप या तो ग्रामीण विकास का कोई फैक्ट डालो, या फिर आप एसएचजीज का फैक्ट डाल दो। आप डिफाइन करोगे इज नॉट ए गुड मैकेनिज्म कि मैं डिफाइन कर दूं। तो डेफिनेशन बेस्ड, इसका मतलब परिचय भी अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। तो अपने को पता होना चाहिए कि इस सवाल में यार ये परिचय में मैं डिफाइन कर दूं,
इसके अंदर मैं फैक्ट डाल दूं, इसके अंदर मैं कुछ आयरनी कर दूं, कुछ और डाल दूं, तो एक क्लास तो हम परीक्षा पे ही ले जाएंगे। जब यूपी पीसीएस के ऐसे 20-30 सवाल लाएंगे, फिर अपन क्लास में डिस्कस करेंगे कि ये क्वेश्चन है, अब आप बताओ कौन सा परीक्षा होना चाहिए। आप बताओगे वो सही है। ऐसा नहीं होगा कि आपने जैसे मानो 4 अलग अलग परीक्षा है, ऐसा नहीं है कि वो गलत है। उत्तर लेखन में प्रॉब्लम है कौन सा ज्यादा सही है और कौन सा कम सही है। मैंने बताया ना आपको कि मेंस की परीक्षा में नेगेटिव में नंबर नहीं आते हैं, और आपके इंट्रोडक्शन अच्छे खराब लिखने से आपके नंबर कटेंगे नहीं बट बढ़ेंगे नहीं। दिक्कत तो वही है कि एक क्वेश्चन में किसी को मिल रहे हैं 3, एक में किसी को मिल रहे हैं 5। दिक्कत क्या आती है कि हमें यह नहीं समझ में आता कि हम तो वही 10 वाले आदमी हैं, प्री वाले। यार ये सी की तो लिखा, मैं लिख दिया इंट्रोडक्शन कि हाँ इसमें डिफाइन कर दिया। देखो सर आपने बताया था अनौपचारिक लिखना है, मैंने अनौपचारिक लिख दिया। ये सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का लिखना है, मैंने लिख दिया। तो अगर एक ऐसा सवाल आता जिसमें वो, अगर आप पीवाईक्यूज में जाओगे, जिसमें आपको दिखाता हूं। अब ये एक सवाल आया 2023 में, स्वयं सहायता समूह की संरचना और उनके कार्यों पर एक विश्लेषणात्मक टिप्पणी कीजिए। इसका इंट्रोडक्शन मेरा डेफिनेशन बेस्ड हो सकता है जो इसने डिफाइन किया है, बिकॉज ये क्वेश्चन तो पूछ ही स्वयं सहायता समूह से रिलेटेड ही रहा है बस। बट अगर ये पूछा है कि ग्रामीण विकास में स्वयं सहायता समूह की क्या भूमिका है, तो उसका इंट्रोडक्शन मेरा स्वयं सहायता समूह की डेफिनेशन नहीं हो सकता। बट ये पकड़ पाना, यही तो है गेम, और क्यों है, यही आधा आधा नंबर है। तो इस क्वेश्चन में वो डेफिनेशन आ सकती है, उसमें नहीं आ सकती। या सिर्फ एकदम सिंपल सा सवाल आता, शायद कोई और आया हुआ है, मैं देखता हूं कि स्वयं सहायता समूह पर टिप्पणी कीजिए। ये जो क्वेश्चन था ना, ये भारतीय ग्रामीण जीवन पर स्वयं सहायता समूह क्या प्रभाव डालता है, वो 2018 में पूछा है इसने, वापस 24 में पूछ लिया। तो जो पीवाईक्यूज के हमने आपको दिए हैं ना, वो बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। सॉफ्ट कॉपी दी होगी शायद उसकी, हैंड रिटन। जैसे मानो ये सवाल आया कि नागरिक अधिकार पत्र क्या है, इसका परिचय डेफिनेशन बेस्ड हो सकता है, बिकॉज इसमें तो पूछा ही यही है। लेकिन अगर ये होता कि नागरिक अधिकार पत्र सुशासन में एक अहम भूमिका निभाता है, तो उसका इंट्रोडक्शन डेफिनेशन बेस्ड नहीं हो सकता। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो अपने को पकड़नी पड़ेगी, और एक बार वो आदत में आ जाती है तो फिर उससे काम चल जाता है। फिर दूसरा ये है कि इन्होंने फिर भी जब ये पॉइंट जनरेट कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 लिख रहे हैं। अपन जब पॉइंट जनरेट कर रहे हैं तो अपन सोच रहे हैं कि इवैल्यूएटर जो है, लो रखो इसको, नहीं मुझे ही रखना है। इवैल्यूएटर जो है उसको पैसा मिलता है और वो कॉपी चेक करता है। अभी भी क्या आंसर लिख रहा है ये, लिख तो लिया और लिखना है। अच्छा, वो इसकी पूरी क्लास कराऊंगा, टेंशन ना ले। तो बहुत मतलब वो बहुत अच्छे से बैठा के प्रैक्टिस करा के। आजा भाई, बंद कर दिया था क्या मैंने, पता नहीं। एनीवेज, वो पूरे साइंस ऑफ आंसर राइटिंग की 6-7 क्लासेस इस बार पीसीएस की अलग ही करा रहे हैं। यूपीएससी में 1 साल में एक होती है, पीसीएस में भी 1 साल में एक ही होती है। तो तुम्हारे पिछले बैच में कराई नहीं, तो सिर्फ तुम्हारे वाले बैच में ही कराऊंगा। एनीवेज, कमिंग बैक टू माय पॉइंट, अब मैं आपको एक आंसर दिखा रहा हूं कि ये एक इंट्रोडक्शन आया जिसमें कुछ कुछ फैक्ट्स डाले, रिपोर्ट डाला, फिर आया ग्रामीण विकास में एसएचजी की भूमिका। अब मैं आया कीवर्ड्स पे, कि मैंने कीवर्ड से सब हेडिंग दी कि भाई साहब आर्थिक आत्मनिर्भरता। फिर मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि एसएचजी द्वारा यूपी में महिलाओं की मासिक आय इतने से इतने बढ़ा दी, उदाहरण 12 में बढ़ा दी। रोजगार सृजनता, फिर मैंने एक रिपोर्ट डाला लखपति दीदी। फिर मैंने डाला नेतृत्व नवचेतना। अब याद रखो ये सब रिदमिक कीवर्ड्स हैं। इट स्टार्ट्स फ्रॉम एन, रोजगार इसमें नहीं बना, आर्थिक आत्मनिर्भरता स्टार्ट्स फ्रॉम एस, ये एकदम टॉप है। मतलब ये यूपीएससी में 450 460 470 मार्क्स लाने तक के आंसर है, यूपीएससी के लेवल के ही। तो यहां तो बहुत ही ज्यादा आएंगे। बट अगेन, नॉलेज एक लेवल है और सवाल को अच्छे से सॉल्व किया दूसरा। इसमें भी कमी है, वो बताऊंगा। चौथा पॉइंट लिखा सामाजिक सक्रियता और खत्म, तो इसमें मिसिंग है 5वां पॉइंट, 6ठा पॉइंट, 7वां पॉइंट। तो इस बच्चे ने नीचे जाके एक फॉर्मूला बनाया है चुनौतियों में। फॉर्मूला का मतलब यह होता है जब मैं डायमेंशंस बढ़ाना चाह रहा हूं, तो जब मैं एसएचजी के समक्ष कुछ चुनौतियां हैं, विपणन, व्यवधान, फिर अकुशल प्रबंधन, डिजिटल निरक्षरता, सामाजिक संकुचन, तो मैंने 3 पॉइंट 1-2 कीवर्ड के थ्रू 2 ही लाइन में लिख दिए। तो मेरे तो स्कोप बढ़ गया ना, डायमेंशंस बढ़ गए। यही फायदा होता है फॉर्मूलाज का कि दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये करके अपन उसमें ऐड कर देंगे। बट आइडली चुनौती ज्यादा लिख दी उसने
और लाभ कम लिख दिए, तो मतलब बैलेंस आंसर नहीं है, मतलब नंबर नहीं आएंगे। तो स्ट्रक्चर वाइज इट इज वेरी गुड, मार्क्स नहीं आएंगे। व्हेन आई से मार्क्स नहीं आएंगे मतलब ऐसा टॉप 10, टॉप 15, टॉप 20 रैंक लायक कि वो नहीं आएंगे। नॉर्मल तो आने ही आने हैं, बट उस लेवल के नाम वो नहीं आएंगे। फिर उसने चुनौतियां लिखी, फिर उसने आगे की राह लिखी, आगे की राह में इसने 1 2 3 मॉडल लिख दिए, 1 2 चुनौती लिख दी, और बहुत बढ़िया सा उसने कंक्लूजन लिख दिया कि इस प्रकार सशक्त एसएचजी से समृद्ध यूपी, रिदमिक है याद रखना, सशक्त एसएचजी स्टार्ट्स फ्रॉम एस, समृद्ध यूपी स्टार्ट्स फ्रॉम एस। तो रिदमिक कीवर्ड है ये फ्रॉम एंड टू वाला, कि इस प्रकार सशक्त एसएचजी से समृद्ध यूपी की अवधारणा की भविष्य का विकास दृष्टिकोण है। तो ये फाइनल इस तरीके से पहुंचना पड़ेगा अपने को। यहां तक पहुंचाने में जैसा जैसा बोलूंगा वैसा वैसा अगर करोगे तो यहां तक पहुंचने में लगेगा अपने को 1.5 महीना। मतलब इस लेवल के आंसर की बात कर रहा हूं मैं। ये इसको देखोगे तो इसमें ना कोई पॉइंट है, ना सब हेडिंग्स हैं, ना कुछ और है। ये वाले जो आंसर्स हैं बच्चे के, ये आप 1 महीने के आसपास में पहुंच जाएंगे। 1 महीना लगेगा यहां से यहां जाने में। लेकिन उसमें आपको हर दिन मुझे 6-7-8 घंटे देने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें मैं होमवर्क दूंगा। तो जो फर्स्ट क्लास में शायद मैंने होमवर्क दिया होगा यूपी के डिस्ट्रिक्ट्स का, दिया था क्या कि नहीं हुआ है बैच? पता करके लाए हो? ऐसे पहले क्या होता था, भगवान आते थे सपनों में, तो भगवान काम कर देते थे, सिलेक्शन हो जाता था। अब नहीं होगा। जैसे वो लिख के लाया, अब वो सही है या गलत है इस सेकेंडरी, लिख के ले आया तो उसका काम हो गया बस। अब उसके पाले में बॉल नहीं है ना, मेरे पाले में है। कम से कम ऐसा बॉल मेरे पाले में तो डालो, मैं बताऊं कि हाँ यार ये सही है, ये सही नहीं होगा। अब अगर ये आंसर लिखते ही नहीं हम, तो फिर तो हमें पता ही नहीं था कि क्या सही है और क्या गलत है। तो कुछ इस तरीके का उत्तर लेखन आप अलग अलग बच्चा अलग अलग लेवल पे लाएगा। एक और होमवर्क भी तो दिया था मोदी इन्फोग्राफिक्स का, दिया था। तो भाई लोग एक होमवर्क लिख लो। वैसे तो फर्स्ट क्लास हुई थी, क्लास देखी थी क्या? आपको लिखना है मोदी इन्फोग्राफिक्स। मोदी जी माफ करना, जी नहीं लगा रहा हूं बिकॉज यूआरएल में नहीं है। यहां से उठाओगे आप कुछ ग्राफ्स, कुछ इंग्लिश मीडियम वालों के ग्राफ में शेयर करूंगा आपके साथ में, 1 2 पेजेस स्क्रीनशॉट बस। ये जो लिखे हुए हैं ना, इतने कॉम्प्लेक्स नहीं बनाने हैं, उतने ही बनाने हैं जो आप एग्जाम में बना पाओगे। जैसे इस बच्चे ने बनाया होगा शायद ग्राफ कहीं ना कहीं, ये बस इतना ही ग्राफ। ये 2010 में 1500 करोड़ थे, 2024 में इतना पहुंच गया, बस इतना ही सिंप्लीफाइड। हो सकता है ये 8000 करोड़ की जगह 8115 करोड़ हो, बट मुझे चाहिए जो मैं याद कर पाऊं एग्जाम में। तो 8115 कुछ नहीं होता, 8000 करोड़। और ये 1570 करोड़ कुछ नहीं होता, 1500 करोड़। तो इस तरीके का डेटा अपन कॉपी करते हुए वो बनाएंगे। मानो कुछ 3-4 स्टेट्स को कंपेयर कर रखा है, तो आप आगे 2 कंट्रीज को कर लेंगे, 3 कंट्रीज को कर लेंगे। तो सिंप्लीफाई करके ये मोदी इन्फोग्राफिक्स से अपने को कंटेंट उठाना है। प्लस यूपी का इकोनॉमिक सर्वे देख लेना, और एक मैं भेज दूंगा, देखने के लिए यूज करना बस उसको, एज इट इज कॉपी पेस्ट मत करना। और लेजिबल बनाना, दिखने में अच्छा दिखना चाहिए। ऐसा हिंदी माध्यम में एक्चुअली लेजिबिलिटी लाने में 1 महीना बर्बाद हो जाता है। ऐसा घिचपिच लिखते हो ना, जैसे इवेलुएटर कसम खा के आया कि कॉपी पूरी चेक करके जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों देखेगा वो कॉपी? नहीं देखेगा वो। अगर उसकी आंखों में लोड पड़ रहा है तो कौन देखने वाला है आपकी कॉपी? तो लेजिबिलिटी का ध्यान रखो। ऐसा पेन यूज करो जो पीछे नहीं छपता हो, ऐसा पेन यूज करो जो इंक ना छोड़ता हो, इस डायमेंशंस में लिखो जो एग्जाम में लिखने हैं, ताकि बॉर्डर लाइन के बाहर ना लिखो। तो थोड़ा वो बेसिक हाइजीन फैक्टर्स का ध्यान रखो। वो बेसिक हाइजीन फैक्टर्स होते क्या है, उसकी लिस्ट बनाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, तो वहां से देख लेना। बट इन चीजों को ध्यान में रखते हुए फिर बनाना है आपको ये मोदी इन्फोग्राफिक्स। तो नेक्स्ट क्लास से पहले बना के लाने 30-35 एंड ऑल। हाँ, एक और होमवर्क बताते नहीं हो क्या क्या होमवर्क दिया है। यूपी का मैप बनाने का भी तो होमवर्क दिया होगा, तो एक काम को बता दे क्या क्या होमवर्क दिया था। जरूरी नहीं है ग्राफ हो सकता है अलग अलग टाइप के डायग्राम बना ले तू। जैसे मान तेरे को यहां लिखना है कि 4% ऑफ जीडीपी जो है वो शिक्षा पर खर्च करते हैं, और माना जाता है कि अपने को 6% खर्च करना चाहिए। ऐसा बना सकता है कि वर्तमान में शिक्षा पे खर्च इतना और रिक्वायर्ड इतना। तो अलग अलग टाइप के ग्राफ्स बना सकता है,
उसका भी वीडियो पहले भी अपलोडेड कर रखा है, बट आप कह रहे हो टेलीग्राम में ऊपर के मैसेज नहीं दिख रहे हैं, तो मैं उसमें वापस सेटिंग्स चेंज करके ऊपर कुछ वीडियोस आए होंगे आपको, हाउ टू ड्रॉ ग्राफ, हाउ टू ड्रॉ डायग्राम, वो वापस से देख लेना। कुछ हिंदी मीडियम के जो यूपीएससी के बच्चे भी हैं और टीचर्स हैं, उनके भी कुछ वीडियोस हैं, वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। देखो, वीडियो देखना, समझना, पढ़ना, पेपर पास करने की भूख, वो सब आपकी है। मेरा काम तो बेस्ट कंटेंट डिलीवर कराना है, आंसर राइटिंग करवाना है, बट आप लिखोगे ही नहीं तो मैं क्या कर लूंगा। अगर अपने को यहां तक पहुंचना है तो उसके पीछे का होमवर्क तो करना पड़ेगा ना भाई, क्योंकि ये बच्चे भी वैसे ही पहुंचे हैं। क्या आपको ये पता है कि हिंदी मीडियम में इस क्वालिटी के आंसर कहीं नहीं मिलेंगे आपको, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के भी नहीं मिलेंगे, इंग्लिश में मिल जाएंगे। आप जाके देखो 470, 465, 440 वाले जो आए हुए हैं उनके मिल जाएंगे आपको, जो यूपीएससी में आए। अब तो यूपीएससी का ही ऑलमोस्ट 90% क्राउड यूपीएससी वाला ही लिख रहा है, पीसीएस ज्यादातर वही सेलेक्ट होगा। काम हमें ये नहीं है कि हमें है कि हम यहां तक कैसे पहुंचे, बिकॉज यहां तक ये जो बच्चा पहुंचा इसकी तो पूरी जर्नी, फर्स्ट डे के आंसर से लेके आज तक की जर्नी देखी है मैंने। तो लास्ट ईयर सितंबर का बच्चा है यूपीएससी का, इंग्लिश मीडियम में बैठता था, वहां पढ़ता था, तो एक साल में वहां से लेके यहां तक पहुंचना जेन्युइनली, बिकॉज तुम्हारे पास कुछ है जिसको देख के तुम आगे बढ़ सकते हो। इसके पास कुछ नहीं था ना, जैसे और बच्चों के पास में कुछ नहीं था। आपके पास 1 पेजर नोट्स हैं, अब ये किसी और बच्चे का 1 पेजर नोट्स है, ये किसी और बच्चे के 1 पेजर नोट्स है, तो आप समझो आपके पास एक डायरेक्शन है कि अच्छा मुझे ये करना, मुझे ये करना, मुझे ये करना। इनके पास ऐसा कुछ भी नहीं था ना, बिकॉज हिंदी में तो वो क्वालिटी है ही नहीं ना अभी, प्रॉब्लम ये है बस। तो अब आपका 50% काम तो आसान हो गया कि मैं आपको बोला ग्राफ ऐसे बनाने हैं, मैं आपको बोला मैं भेज भी दूंगा आपको, उसमें से कम इतना तो हम कर ही सकते हैं ना कि उसको देख के, बंद करके, अपना दिमाग लगा के और खुद से ग्राफ ड्रॉ कर ले, बिकॉज वो तो खुद से ही करना पड़ेगा। तो इसलिए वो ग्राफ के जो मैं असाइनमेंट दे रहा हूं, मोदी इन्फोग्राफिक्स दे रहा हूं अभी के लिए, 30 बनाने हैं। एक और है असाइनमेंट, वो असाइनमेंट है कि आप अपने पेज को, जो इसका पेज आता है वो लगा लो आप 16 सेंटीमीटर विड्थ का आता है, और यहां पे 22 सेंटीमीटर लगा लो, 22 सेंटीमीटर की हाइट आती है। इसको आप ऐसे 12 खांचों में तोड़ लेना, 2 ऐसे और 3 ऐसे, और इन सब में कितने हो गए, 12 हो गए, तो 12 12 12 36। तो मुझे इंडिया के मैप चाहिए, और करीब करीब 24 मुझे यूपी के मैप चाहिए। तो मतलब यूपी का मैप इतने एरिया में खत्म हो जाना चाहिए आपका, यूपी का दूसरा मैप इतने एरिया में खत्म हो जाना चाहिए, वैसे ही इंडिया का मैप इतने एरिया में खत्म हो जाना चाहिए आपका। तो मुझे छोटे छोटे यूपी के मैप और छोटे छोटे इंडिया के मैप बनाने की प्रैक्टिस करवानी। तो ये नेक्स्ट 4-5 दिनों में खत्म हो जाना चाहिए आपका असाइनमेंट, यूपी वाला और इंडिया वाला और मोदी इन्फोग्राफिक्स। देखो, पेपर पास कराने की पूरी शॉर्ट रेसिपी मैं आपको लेके चला जाऊंगा, चलना आपको खुद पड़ेगा, मेरा काम सिर्फ असाइनमेंट देने पे खत्म हो जाएगा, उसके ऊपर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, आपको खुद ही असाइनमेंट करने पड़ेंगे। 1-2 बार डांट सकता हूं बस, उसके बाद कुछ नहीं। मुझे भी वो नेगेटिव एनर्जी बहुत पसंद नहीं आती, कितनी बार डांटेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अब मेरे पास 2 चीजें हैं, पहले आपसे समझ लेता हूं। या तो मैं आपको सीधा सुशासन पढ़ाना शुरू करा दूं, पहला टॉपिक, या फिर मैं आपको साइंस ऑफ आंसर राइटिंग, जो मैं आपको बता रहा था कि बेसिक क्या क्या चीजें करनी चाहिए आंसर राइटिंग में, उसकी एक क्लास ले लूं कल। क्या चाह रहे हो? बेसिक ऑफ आंसर राइटिंग, बट उसके लिए प्रॉमिस ये करना पड़ेगा कि उसके बाद जो मैं थोड़े से होमवर्क दूंगा करने कराने के लिए, वो आप करोगे। आपके पास टाइम होगा 1 हफ्ते करने का, ऐसा मारूंगा नहीं, बट हाँ मतलब वो आपको असाइनमेंट्स करने पड़ेंगे। अरे इनको 5 दिन पहले दिया था, बाय गॉड करके नहीं लाए, फिर कुछ काम नहीं किया तूने। एक उसकी मेहनत करके आया लड़का, सीख कुछ। ये शुरू में लगता है पहला अटेम्प्ट एंड ऑल, ऐसा पहले अटेम्प्ट से ऐसा 5वां अटेम्प्ट पहुंच जाता है। बहुत देखे हैं हमने ऐसे बच्चे, तो ऐसा पहले अटेम्प्ट में पास कर ले, इसमें क्या ही बुराई क्या है इसमें, नहीं मेहनत कर भाई। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलता है।